क्या आप वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं, या आप वो बच्चे हैं जिनकी शादी होने वाली है, या आपके परिवार में किसी की शादी होने वाली है और जिसमें आप एज ए मीडिएटर का रोल करने वाले हैं? तो ऐसे में याद रखिए, ये वीडियो आप ही के लिए है। शादी आज के समाज की न सिर्फ आवश्यकता और जरूरत है, बल्कि इंपॉर्टेंट तरीका है इस समाज को आगे बढ़ाने का। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि मैरिज मार्केट में बिचौलिया का सिस्टम बिल्कुल क्रैश हो चुका है। तो ऐसे में फिर चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, या लव मैरिज अरेंज बाय पेरेंट्स कर रहे हो, ये वीडियो आप ही के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो का कंटेंट उस समय काम आएगा जब आप मेजर बायोडेटा शेयर कर चुके होंगे और दोनों पक्ष, लड़का वाले और लड़की वाले, दोनों एक दूसरे के बारे में बेसिक डेटा शेयर कर चुके हैं, बायोडेटा शेयर हो चुका है, बेसिक बैकग्राउंड चेक हो चुका है, फैमिली को जान चुके हैं। अब आप ये मान चुके हैं कि हमें संबंध करना है या हमें यह रिश्ता पक्का करना है। और इस रिश्ता पक्का करने से पहले जो ये मीटिंग करेंगे, जिसे मैं कहता हूं एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग, उस मीटिंग का ये कंटेंट है जो आपको उस मीटिंग में क्या बात करनी है। यहां एक बात ध्यान रखिएगा कि लड़का हमेशा ये चाहता है कि उसको एक ऐसी लड़की मिले जो एकता कपूर के सीरियल जैसी बहू हो, जो हमेशा तैयार मिले, न सिर्फ घर को अच्छे से संभाले बल्कि ऑफिस और फैक्ट्री में भी ढंग से संभाल सके। और दूसरी तरफ हर एक लड़की ऐसा चाहती है कि उसे स्ट्रॉन्ग बॉय मिले, और लेकिन बाद में जब शादी होने के बाद में उसी स्ट्रॉन्ग बॉय को कंट्रोल करना चाहती है, जो पॉसिबल नहीं होता है। और वहीं से एक्सपेक्टेशन मिसमैच की बात आ जाती है। जब तक आप शादी के बंधन में या एंगेजमेंट में नहीं बन जाते हैं, तब तक आप कहाँ मिलते हैं? या तो होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां तैयार होके, बिल्कुल सज धज के, जूते शूते पहन के और बिल्कुल मेकअप वेकअप करके तैयार होके मिलती हैं। वहां बैठकर, किसी होटल में बैठकर या रेस्टोरेंट में बैठकर यदि आपको ऑर्डर करना हो, आई वांट कॉफी, और दूसरा कहता है आई वांट चाय, तो दोनों को चाय और कॉफी डिलीवर हो जाती है। वहां सिर्फ प्यार की बातें होनी है, वहां कोई भी ऐसी बात नहीं होनी है जिसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। यदि कुछ ऐसी बातें भी होती है तो वो संबंध इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन वहां तो इस तरह का काम चल सकता है, लेकिन क्या घर में इस तरह का काम चलेगा? वहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब हम ये एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग की बात करते हैं, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि फैमिली का माइंडसेट क्या है, फैमिली का मनी माइंडसेट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, पर्पज ऑफ लाइफ, दोनों का पर्पज ऑफ लाइफ या लाइफ को देखने का तरीका क्या, नजरिया क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और पर्पज ऑफ लाइफ के साथ साथ वे ऑफ लाइफ भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक चाहता है कि मैं सादा जीवन उच्च विचार रखता हूं, दूसरा चाहता है कि मैं लग्जरियस जीना चाहता हूं। और हो सकता है कोई एक चाहे कि मैं तो दिखावा पे बिलीव करता हूं, और दूसरा चाहे कि मुझे दिखावा नहीं चाहिए, जो चाहिए जरूरत की वो चीजें ले लो। तो ऐसे में मिसमैच होता है। तो जब मिसमैच होता है तो यहीं से एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया। इसी तरह फैमिली की अर्निंग क्या है? जब आप जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, एक बिल पे कर रहे हैं, लेकिन जब घर में आटे दाल का भाव पता चलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो हमने देखा ही नहीं था। और एक बात ध्यान रखिएगा कि हर कपल में या हर लड़का या ये लड़की हमेशा ही जनरली यही सोचती है कि इस शादी से मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या सुख मिलेगा। और लड़की भी यही सोचती है कि मुझे क्या मिलेगा। जब लड़का और लड़की दोनों ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो देने वाला कौन है? देने वाला तो कोई नहीं है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि क्या मिलेगा और मुझे क्या देना पड़ेगा, इस दोनों का मैचिंग नहीं होगी, तब तक अशांति का कारण रहेगी। और आज एक बात ध्यान रखिएगा, अशांति का मेन कारण या डाइवोर्स का मेन कारण वो नहीं है जो पहले हुआ करते थे, या कोई बड़े रीजन नहीं है, बल्कि छोटे छोटे रीजन है। चाहे वो रीजन कैसे भी हो, वो रीजन बहुत बेसिक से रीजन है। यदि वो रीजन स्टार्ट में बेसिक्स हम सेट कर लें, या हम ये सेट कर लें कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है दोनों कपल से, या दोनों लड़के और लड़की से, या दोनों परिवारों से, तो वो हमें बहुत कुछ समस्याओं से बचा सकता है। जैसे आजकल मेन अशांति का कारण क्या है? उठने बैठने का तरीका क्या है, कपड़े क्या पहनेंगे, पार्टी का क्या सिस्टम है, किटी पार्टी का क्या सिस्टम है, हमारे रीति रिवाज से क्या अशांति आती है। और इसी तरह से कैरियर को लेकर दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन है, ट्रेवल के बारे में दोनों का क्या व्यू है, दोनों क्या मूवी देखने जाते हैं तो मूवी के बारे में क्या शौक है, घर का माहौल कैसा है, घर का काम कौन करेगा, उस काम में लड़का कितनी जिम्मेदारी निभाएगा, लड़की को क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीजें आउटसोर्स कर दी जाएगी। और यहां तक भी नहीं कि उनका पर्सनल स्पेस, जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, तो ऐसे में हर बच्चा ही अपनी प्राइवेसी चाहता है, पर्सनल स्पेस चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हकीकत में एवरीवन बिलीव, आज के टाइम पे सब ये बिलीव करते हैं दैट द वे आई थिंक इज करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। और शादी के बाद में मैं सामने वाले को समझा दूंगा कि ये कैसे किया जाता है, या ये ज्यादा सही तरीका है। यदि नहीं समझेगा तो मैं मनवा लूंगी या मनवा लूंगा। तो यहीं से सारा
अशांति चालू होती है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे उन 15 पॉइंट के बारे में जो आपको, आप दोनों परिवारों को बैठकर एक मीटिंग में बात करनी है, जिस मीटिंग का नाम है एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग। जी हाँ, यहां पर टोटल 15 पॉइंट पे बात करेंगे। यदि आप इन 15 पॉइंट पे बात कर लेंगे, दोनों की एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी। एक बात ये मान के चलिएगा, कोई भी 100% एक्सपेक्टेशन आपकी मिलने वाली नहीं है। यदि आपको लगता है कि 2/3 ऑफ आपकी एक्सपेक्टेशन या माइंडसेट मिल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। इसी तरह लड़की, दोनों पक्षकारों को जब ये बात लगेगी तो ही ये चीज सेट होगी, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पक्षकार का माइंडसेट कुछ मामलों में सेम हो या 2/3 मामलों में सेम हो, तभी होगा। और उसके बाद में बचे 1/3 को मिसमैच को मैच किया जा सकता है, या दोनों कुछ पॉइंट्स पर सेक्रीफाइस करके इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो 15 पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेक्टेशन सेट मीटिंग में, तो वो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इसी के लिए। तो पहला पॉइंट आता है इसमें कि फाइनेंस, जॉब, सैलरी, कैरियर, लाइफ प्लान और मनी माइंडसेट, यानी फाइनेंस से रिलेटेड सारी बातें आ गई। इसमें सबसे पहली बात तो ये की जाती है कि आपके बच्चे की इनकम क्या है, सैलरी कितनी है, जॉब कहाँ कर रहा है, क्या वो आईटीआर भर रहा है तो कितने की आईटीआर भर रहा है, या उसका बिजनेस है तो कहाँ कर रहा है, पेरेंट्स के साथ कर रहा है या अलग कोई बिजनेस कर रहा है, क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात हो, या जॉब से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड, सारी बातें यहाँ पर ओपनली की जा सकती है। लड़के के बारे में उसका फ्यूचर प्लान क्या है बिजनेस या जॉब को लेकर, या उसका जॉब एक्सपेक्टेशन क्या है या बिजनेस एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारी बातें तो जनरली हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन जब ये हमने बात कर ली लड़के के बारे में, तो हमें ये पता लग गया कि हमारी प्रोफाइल के हिसाब से लड़का कैसा है। लेकिन यहाँ लड़के वालों को भी पूछना है कि लड़की जॉब करती है या नहीं करती है, एजुकेशन कितनी है, ये तो आप पूछ ही लेते हैं क्योंकि ये बेसिक बायोडाटा का पार्ट हो गया। उसके बाद में करती है या नहीं करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट, करना चाहती है या नहीं चाहती है, क्या शादी के बाद में जॉब कंटिन्यू करेगी। तो आपको ये बात पता लग गया कि वो करना चाहती है या नहीं चाहती है। और दूसरी बात, लड़की वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यदि हम देखें तो क्या आप लड़की को शादी के बाद भी जॉब करने दोगे या नहीं करने दोगे, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। क्या दोनों के थॉट प्रोसेस में यदि मिसमैच है तो उस पर एक चीज पे सेटल हो जाए कि सब हम तो जॉब करवाना चाहते हैं, आपकी लड़की यदि जॉब नहीं कर रही है हम चाहते हैं कि जॉब करें, या हम जॉब कर रही है हम तो छुड़वा देंगे। तो जैसा भी है, इसमें कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं है कि जॉब करना ठीक है या नहीं करना ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन यहां पर बाद में यदि लड़की वाला कहे कि ये हम तो जॉब कर रहे थे, हमारा तो जॉब छुड़वा दिया गया, तो आज ही आप मिलके बात कर लो ना कि करना है या नहीं करना है, और उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। और दूसरा, कई बार यह भी सुनने में आता है, क्योंकि कई बार जब इस तरह की मीटिंग्स में जब मैं बैठता हूं तो मुझे इस तरह की बातें भी सुनने आती है कि भाई हमने तो अपनी बच्ची को पढ़ा दिया है, अभी तो वो जॉब नहीं कर रही है, लेकिन अब आप करवा लेना, आप जैसा चाहो वैसा करवा लेना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, ये एक रेड फ्लैग की तरह है। लड़की अभी जॉब नहीं कर रही है तो आप करवा लेना, इसका मतलब जिसको यदि जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है उससे बाद में जॉब कराना भी बहुत इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ही नहीं है। क्योंकि जॉब करना अपने आप में बहुत टीडियस जॉब है, क्योंकि घर संभालना और जॉब करना दो काम कौन झेलना चाहते हैं, जनरली नहीं झेलना चाहते। जब तक कि जॉब एक्सपीरियंस होगा वही जॉब कर पाएगी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास अभी शादी की यदि डिसाइड भी हो जाएगा, 6 महीने या 1 साल बाद में मैरिज होनी है, तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं इस 6 महीने या 1 साल के लिए तो जॉब कराइए। ये बात आपको जरूर करनी है। दूसरा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि लड़की जॉब कर रही है या करना चाहती है या करेगी, लेकिन लड़का कहेगा कि तेरी जॉब तो 25,000 रुपए की है, मैं तो 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं, तो छोड़ दे तेरी जॉब को। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, क्या 25,000 की जॉब छोड़ दी जानी चाहिए या 2 लाख की जॉब के पीछे 25,000 की जॉब छोड़ देनी चाहिए। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, लड़की यदि जॉब कर रही है तो वो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो 25,000 की कर रही हो, क्योंकि यदि उसने जॉब छोड़ दिया लड़के के कहने से, तो आप एक बात मान के चलिएगा, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो 25,000 रुपए या 20,000 रुपए अपनी वाइफ को दे दे कि जा तो अपना खर्चा कर ले, अपना पर्सनल खर्चा कर ले। क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि जब कोई लड़की जॉब करती है तो ये माना जाता है कि माई मनी इज माई मनी और योर मनी योर इनकम, यानी कि लड़के की इनकम इज आर इनकम। तो ये माना जाता है। ऐसे में यदि वो कुछ भी जॉब कर रही हो तो आपको ये बैलेंस सोचना जरूरी है, क्या उसको जॉब करवाना है। कहीं लड़का ऐसा तो नहीं है कि मेरी 2 लाख की जॉब है तो 25,000 की जॉब छोड़ दे, अपने घर को संभाल। यहाँ एक और चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि लड़का का जॉब किस जगह पर है और लड़की का जॉब किस सिटी में है। दोनों के अलग अलग सिटी तो नहीं है। ऐसे केस में दोनों का मैच कैसे होगा? क्या वो वीकली अप डाउन करेंगे?
क्या वो किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होगी, घर कैसे मैनेज होगा, यहाँ ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि दोनों के केस में यदि दोनों ही जॉब नहीं छोड़ना चाहेंगे, लड़का तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि जॉब छोड़ के अपने वाइफ की इनकम पे रहेगा, पर लड़की छोड़ना नहीं चाहती है। वो जॉब जो उसकी एग्जिस्टिंग है, क्या वो नई सिटी में जाकर नया जॉब ढूंढने को तैयार है? यदि वहां जॉब मिलता है तो करने को तैयार है, तब तो ठीक है। यदि नहीं है तो ऐसे में इसको भी आपको रेड फ्लैग की तरह लेना है। और यदि लड़के का बिजनेस है, लड़की जॉब कर रही है, तो ऐसे में आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये एडेड एग्जाम्पल लड़के को हो सकता है कि वो बिजनेस में एक्स्ट्रा फायदा उठा सके या उसको इन्वॉल्व कर सके। 6, 8, 10 घंटे वाइफ भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके। ये टोटल कुल मिला के बात ऐसी है कि इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि जॉब या बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे, कौन करेंगे, किस सिटी में करेंगे, और उसको उसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है। क्या आप करवाना ही चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, और लड़की करना ही चाहती है या नहीं करना चाहती है। ये दोनों बातें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसके बाद में जब आपने ये जॉब के बारे में सोच लिया, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ही आ रहा है, वो आ रहा है एसेट का, कि लड़के की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले साल की एनुअल रिटर्न लाके दो या बैलेंस शीट लाके दो, पर अमूमन ये पता होना चाहिए कि इसकी वेल्थ कितनी है, क्या इसके पास कुछ जमा सेविंग भी है। यदि आप परिवार को देख रहे हो तो परिवार की वेल्थ कितनी है। क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी प्रॉपर्टियां दिया है, पर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। ये जाना जा सकता है कि परिवार क्या आपके 19, 20, 21 में ही है या 15, 20 और 25 का फर्क है। 15, 20 का फर्क है, वहां तक ठीक है। क्या 15, 25 का फर्क है, तो ऐसे में क्या दोनों बच्चे आपस में सेट हो पाएंगे? क्या दोनों को आपस में उतना सम्मान मिल पाएगा जितना वो डिजर्व करते हैं? तो ऐसे में एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बैलेंस शीट या संपत्ति कितनी है, लेकिन उस संपत्ति में से कितनी संपत्ति बेटे के नाम से है। क्या कोई कार भी बेटे के नाम से है? ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या बेटे के नाम से संपत्ति है, और यदि नहीं है तो जो संपत्ति पेरेंट्स की है, जो आगे पीछे बच्चों को जानी है, तो उस संपत्ति में कितने लोग हिस्सेदार हैं। क्या 2 भाई 2 बहन है, 2 भाई 1 बहन है, या सिर्फ 2 भाई है, या 1 भाई और 1 बहन है। तो ऐसे में पूरा ये आइडिया हो जाना चाहिए कि जो परिवार की जो संपत्ति है वो किसको जाने वाली है, किसको जाएगी, या उसमें उस लड़के के हिस्से में क्या आएगी जिससे हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या लड़की की शादी कर रहे हैं। तो ये चीजें क्लैरिटी की जरूरत है। और जहां तक एसेट की बात है, तो साथ में लायबिलिटी की भी बात की जाती है कि लायबिलिटी में ये देखा जा सकता है कि बच्चे की लायबिलिटी क्या है, लड़के की लायबिलिटी क्या है। क्या उसके कोई कार की ईएमआई चल रही है, कोई मकान की ईएमआई चल रही है, क्या कोई पर्सनल लोन चल रहा है, इस तरह की बात की जा सकती है। या परिवार में भी क्या कोई बड़ा लोन चल रहा है। ये सब बातें हम ब्रीफ रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं और इवन बात कर सकते हैं। यदि आप बात इनको कर लेंगे तो आपके दिमाग में भी एक क्लैरिटी हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि मुझे झूठ बता दिया जाएगा। ऐसा 99% या 90% कोई झूठ नहीं बोलता है। यदि झूठ भी बोला जाएगा तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि उसके पास 100 है और आपको कहें कि मेरे पास 1000 है, पर यह बोला जा सकता है 100 की जगह 150 हो गया, 200 हो गया। लेकिन कुछ ना कुछ बातें जब आप डिटेल में जब बात करते हैं तो आपको पता लग जाती है, बिहेवियर से, बातचीत करने के तरीके से, इन सब से आपको पता लग जा सकती है। फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फाइनेंस में अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन तीनों बातों से भी इंपॉर्टेंट है, वो है मनी माइंडसेट। मनी माइंडसेट का मतलब क्या हो गया? सपोज लड़की या लड़के का परिवार है, इनका मनी माइंडसेट क्या है, मनी के बारे में ये क्या सोचते हैं। एक तो टिपिकल मारवाड़ी परिवार से है, जो पहले कमाओ और खर्च करो वाले माइंडसेट से आता है। क्योंकि राजस्थान जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां इस तरह की बातें काफी होती है। ये तो कहता है कि पहले कमाओ फिर खर्च करो, जबकि दूसरा परिवार या दूसरे का माइंडसेट क्या है कि हमारी तो देखो 40 लाख रुपए साल की इनकम है या 40 लाख रुपए का पैकेज है, तो खर्च करने में क्या दिक्कत है, पैसा तो हर महीने आएगा ही, तो हम आज ही खर्च कर लेते हैं, आज ही काट लेते हैं, ईएमआई तो आएगी क्योंकि सैलरी तो ही। तो दोनों के माइंडसेट में फर्क हो गया। तो ऐसे में जब माइंडसेट में फर्क होगा, लड़की तो चाहेगी कि मुझे खर्चे के लिए आज ही पैसा मिल जाए, मैं कार ले आऊं, मैं ये कर लूं, या मैं घर में कोई आइटम ले आऊं। ये कहेगा कि भाई पहले पैसा कमाने दो, उसके बाद में साल भर बाद में ले आना। तो ये माइंडसेट जो डिफरेंस होगा, ये अशांति क्रिएट करता है। इसी तरह से दूसरा मनी माइंडसेट में शॉपिंग से रिलेटेड क्या माइंडसेट है। ये आजकल बहुत बड़ा गेम हो गया है कि क्या बच्चे को हमेशा नई टी शर्ट चाहिए, क्या उसको हमेशा 15-20 हजार के सूट चाहिए। उसका पैकेज तो 8 लाख रुपए का, और उसके जो शूज हैं वही 15-20-25 हजार के, जो हर 6 महीने में चेंज करने हैं। तो ये कैसे संभव होगा। इसी तरह क्या लड़की के खर्चे इतने तो नहीं है कि वो उसके पैकेज के बराबर खर्चे हो रहे हैं, जबकि यदि 8 लाख का पैकेज है तो ऐसे में ये मान के चलेगा टैक्स करके तो उसको 4-6 लाख ही मिलेंगे। तो उस बच्ची का खर्चा एक्चुअल में कितना है। क्या नहीं है कि ऑफिस में रोजाना शॉपिंग कर रही है, ऑनलाइन कर रही है, या बाजार में शॉपिंग करने जा रही है, कितना उसका खर्चा है। क्या उसके शूज के, जूतों के, कपड़ों के कितने खर्चे हैं। ये एक बात जानना लेना बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यदि शॉपिंग का शौक है
अच्छी बात है, शौक है, यदि आप डिजर्व करते हो और आप करने का डिसीजन लेते हो तो शॉपिंग करने तो अलाउड हो गया, लेकिन अब शॉपिंग के बाद में जो सामान आया, क्या उसको सामान को संभाल के रखने की कुव्वत है या नहीं है? क्या वो, आज आप सिंपल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी, यदि लड़के वाले ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी लड़की के घर में लड़की की मार्कशीट किसके पास रहती है, लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट किसके पास है, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल किसके पास है? ये हो सकता है उसकी मदर के पास हो या पापा के पास हो या उसके पास हो। यहां आपको पता लग जाएगा कि कौन केयर करता है पूरे घर में डॉक्यूमेंटेशन को। यदि लड़की है तो उसको अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स तो केयर करने चाहिए, यदि वो नहीं रख रही है तो यहां ये चिंता की बात है, क्योंकि वो बाद में भी संभाल के रखने के माइंडसेट नहीं है। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग, क्योंकि जो आपका माइंडसेट है उसी तरह से आपका लाइफस्टाइल होगी। तो यहां आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको ही संभालना पड़ेगा, वो नहीं संभालेगी। तो ये चीज आप ध्यान रख लें, संभाल के कौन रखेगा? शॉपिंग तो कर लेंगे लेकिन संभाल के कौन रखेगा? इसी तरह मनी माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो ट्रेवल की बात नहीं हो, ये तो संभव नहीं है। जब मनी माइंडसेट की बात कर रहे हैं तो ट्रेवल की बात होगी, क्योंकि ट्रेवल आजकल सबसे बड़ा शौक हो चुका है। लेकिन क्या घूमने में कितना खर्चा है, साल में कितनी बार घूमना चाहते हैं, इसका एक एक्सपेक्टेशन सेट कर लें कि आप क्या समझते हैं कि साल में कितनी बार टूर पर जाना चाहिए, फॉरेन टूर पर, लोकल टूर पर या वीकेंड टूर पर। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर क्वार्टर में घूमने की इच्छा हो रही है, ऐसा है तो वो रेड फ्लैग हो गया। क्योंकि आप क्या इसको टॉलरेट कर पाएंगे? क्या आप इसको झेल पाएंगे कि हर क्वार्टर घूमने जाना जाए? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लड़के को घूमने का शौक हो, वो बहुत ज्यादा घूमना जाता हो या अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हो, तो ये सब चीजें ध्यान देने की जरूरत है कि मनी के रिलेटेड इनका माइंडसेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने फाइनेंस इसलिए लिया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सफल मैरिज के लिए, एक सफल सक्सेसफुल मैरिज के लिए पैसा है। जी हाँ, प्यार बाद में आता है, पैसा पहले आता है, क्योंकि पैसा होगा तो प्यार होगा, और प्यार होगा और पैसा नहीं होगा तो उस प्यार की कोई वक़्त नहीं रहेगी, उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी या उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। इंपॉर्टेंस तभी आती है जब प्यार के साथ पैसा हो या पैसे के साथ प्यार आए, तो आपको लाइफ का मजा आएगा। जब आपने ये मनी से रिलेटेड सारी माइंडसेट सेट कर ली तो उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट आता है। तो दूसरा पॉइंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे कहाँ रहेंगे। मैरिज के बाद में लड़का और लड़की यानी कि ये नया कपल कहाँ रहेगा? क्या वहीं रहेंगे जहां पेरेंट्स रहते हैं, जहां जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, या फिर वहां रहेंगे जहां बच्चा जॉब कर रहा है या बच्चा बिजनेस कर रहा है? क्या दोनों एक ही सिटी में रह रहे हैं? क्या दोनों अलग अलग सिटी में रह रहे हैं? क्या उनकी जॉब है, और जॉब है तो बच्चा कहाँ रह रहा है? या हो सकता है कि बच्चा तो बिजनेस कर रहा है जो होम टाउन में, और पेरेंट्स का जॉब लग रहा है जो गवर्नमेंट जॉब हो या कोई और जॉब हो जहां इनको डिफरेंट डेस्टिनेशन पे लेना पड़ रहा है, या तो लड़के को डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जाना पड़ रहा है। तो ये बात क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका जॉब कहाँ है। तो इससे अपनी बच्ची, आपकी बेटी कहाँ रहेगी, ये बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप ये बात नहीं करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। लाइफ में एक बात ध्यान रखें, जो चीजें फिक्स हो जाती है ना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो चीजें लाइफ में आपको ग्रो करने में बहुत मदद करती है। तो आपने यदि ये पहले ये क्लियर कर लिया कि कहाँ रहेंगे, देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके 2-5 साल बाद में बच्चों का प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकता या डेस्टिनेशन चेंज नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आज जब हम बैठकर एक्सपेक्टेशन सेट मीटिंग कर रहे हैं मैरिज से पहले, तो उसमें हमें क्लियर पता होना चाहिए कि आज इनका प्लान क्या है। जब हम आगे का प्लान करेंगे तो आगे की भी डेस्टिनेशन पता लग जाएगा, लेकिन अभी 2-3-4-5 साल कहाँ रहने वाले हैं ये एक आइडिया लग जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन देना है। यदि जब आपको ये पता लग गया कि कहाँ रहेंगे, तो ऐसे केस में यदि लड़के के भाई या बहन या कोई और रिलेटिव, चाचा या ताऊजी या कोई भी हो सकते हैं, वो सब भी है क्या ये जॉइंट फैमिली में? जॉइंट फैमिली के केस में ये सब लोग कहाँ रह रहे हैं? क्या लड़के का भाई भी वहीं रह रहा है जहां लड़का रह रहा है या होम टाउन में रह रहा है? किस सिटी में रह रहा है? बहन कहाँ रह रही है? क्या उनकी एजुकेशन कहाँ हो रही है? या ऐसा नहीं हो कि बहन की जॉब भी हैदराबाद में लग रही है जहां लड़का जॉब करता है और परिवार राजस्थान में कहीं रह रहा है। तो ऐसे में ये सब बातें जब क्लियर होगी तो आपको कई बातें क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी बच्ची क्या वहां रहकर मैनेज कर सकती है चीजों को, या वहां रहकर ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है। दोनों यदि सेम सिटी में रह रहे हैं, यानी कि सासू जी या ससुर जी और होने वाले बेटा और होने वाली बहू, ये सब क्या एक ही साथ रहेंगे? तो इसमें जो मकान है उनका क्या ड्यूप्लेक्स है, सिंपलेक्स है, या फिर फ्लैट्स में रह रहे हैं? तो फ्लैट्स जब ड्यूप्लेक्स होता है तो ऊपर नीचे दोनों तरफ रहता है, तो दोनों तरफ की कुछ साउंड प्रूफिंग नहीं होती है। तो ऐसे में मैं ये कहता हूं कि सिंपलेक्स यदि मकान हो, यानी कि एक फ्लोर और दूसरा फ्लोर हो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां प्राइवेसी कंपैरेटिवली ज्यादा मेंटेन की जा सकती है। तो ऐसे में ये चीज आपको क्लियर
हो जाना चाहिए। और यदि आपको जैसा आप सोचते हैं वैसा मिल रहा है तो समझिए कि ये आपके 2/3 पोर्शन जहां आपको कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है उस वाली साइड में आ गया, तो आपके लिए ये संबंध करना बहुत ईजी हो जाएगा। 80% केसेस में आप भी अक्सर जानते हैं सासू जी और बहू जी में नहीं बनती है। तो ऐसे में यदि अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग सिटी में रह रहे हो या अलग अलग फ्लैट में रह रहे हो, एक ही सिटी में रह रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। कई केसेस में रिसेंटली मैंने देखा है कि शादी से पहले लड़की के पिताजी या पेरेंट्स ये बात कर लेते हैं कि सर हमारी बच्ची के लिए अलग फ्लैट लेके दो तो ही मैं ये संबंध करूंगा। तो ऐसे में यदि आपकी भी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है तो आपकी बात कर लेनी चाहिए कि सर ये संबंध तो है लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चे के नाम से या बेटे के नाम से या होने वाले बहू बेटे के नाम से एक फ्लैट हो जाए और वो अलग रह ले। वो हो सकता है कि सेम सोसाइटी में हो, सेम बिल्डिंग में हो, सेम मकान में, या फिर सेम मकान में भी है तो सिंप्लेक्स वे में हो। तो ये आप पहले से बात भी की जा सकती है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बता दीजिए। यदि संबंध अच्छा होगा तो वो भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो ऐसा करके देंगे। और कई केसेस में मैंने ऐसा होते हुए भी देखा है। तो इस मैरिज एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग में जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लड़की यानी कि बहू अपने पीहर में साल में कितनी बार जाएगी। जी हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो अपने पीहर से, जो उससे छूटता ही नहीं हो। यदि कोई बच्ची यदि कभी भी कहीं बाहर एजुकेशन या जॉब नहीं की हो, उसमें ये प्रॉब्लम रह सकती है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। क्या बच्ची 2-3 साल बाहर रहकर बेंगलोर हैदराबाद रहकर एजुकेशन या जॉब की है, तब तो इस तरह की प्रॉब्लम कम आती है। यदि नहीं तो इमोशनल अटैचमेंट टू द फैमिली यानी पीहर वाला पक्ष में यदि इमोशनल अटैचमेंट कितना है, कितनी बार जाएगी, कितनी बार बात करेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें 2-3 साल तक तो इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ जाना आना ज्यादा रह सकता है। ये साल में 2 बार से ज्यादा जाना ज्यादा उचित नहीं लगता है। और वो धीरे धीरे आगे 10-15 साल में तो वैसे भी कम हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 बार से ज्यादा यदि जाना है या जाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो यहां हमें ये मानना चाहिए कि ये इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने पीयर पक्ष से, जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है या जो आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा। तो इसमें आप क्लैरिटी रख लें कि 2 बार जाना अलाउड है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई वेद वाक्य हो गया कि वो चेंज नहीं हो सकता। 2 बार का मतलब है कि एक्सेप्शन केस एडिशनल जाना आना पड़ सकता है, कोई शादी हो, कुछ और तरह का प्रोग्राम हो तो जा सकते हैं। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि 2 बार जाते हैं, 6 महीने में 1 बार जाते हैं, दैट इज ओके। यहाँ एक और बड़ा अशांति का कारण आता है कि जाना आना 2 बार तो हो गया, लेकिन इस जाने आने का खर्चा कौन देगा? क्या लड़के वाले को ही देना है दोनों तरफ का खर्चा, या लड़की वाले को ही बुलाने का और भेजने का खर्चा देना है? ये बात भी यदि आप क्लियर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। रीजन कि बाद में लड़की वाले कभी भी फोन कर देंगे कि भेज दो, तो ये खर्चा तो लड़के वालों को देना है। तो ऐसे में जनरल तरीका तो ये होता है कि एक तरफ का खर्चा तो वो जो भेजेगा वो देंगे और एक तरफ का खर्चा वो लेंगे। ये बात आप क्लियर कर लेंगे ना, तो बाद में कभी भी इस तरह की अशांति आपके घर में नहीं आएगी। तो ये एक्सपेक्टेशन सेट भी ठीक है। हर छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन को यदि आप आज ही सेट कर देंगे तो बाद में ये सब अशांति के कारण दूर हो जाएंगे। और ये दोनों एक कपल की यानी कि लड़का और लड़की की दोनों की दिमाग में ये माइंड क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ क्या हमें राइट मानना है, किस चीज को राइट मानना है। राइट तो दोनों ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ यदि मैं यही क्वेश्चन यदि आपसे पूछूं तो हो सकता है कि यदि आप लड़के वाले हैं तो कहेंगे कि दोनों तरफ से वही लाए ले जाए, लड़के वाले कहेंगे तो एक तरफ कहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लड़की वाले सोचेंगे कि साहब ये तो कंवर साहब का काम है, उनको ही छोड़ने आना चाहिए, उनको ही लेके जाना चाहिए। तो ये इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, जो भी है ठीक है, पर दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या है उसको एक जगह पे लाके खत्म कर दो। और यदि 2 बार से ज्यादा बुलाया जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में लड़की, कोई भी लड़की को यदि आप पीहर जाने का नाम लेंगे तो वो हमेशा जाएगी, जाना पसंद करेगी, हमेशा तैयार ही रहेगी। तो ऐसे में खुशी तो उसको मिल रही है, लेकिन दर्द किसको मिल रहा है? दर्द मिलता है लड़के को कि यार बार बार जाने का खर्चा उसको देना है। तो ऐसे में 2 बार से ज्यादा यदि जाना पड़ रहा है तो ये क्लियर बात कर लें कि इससे ज्यादा यदि आपको बुलाना है तो आप ही को बुलाना पड़ेगा और आप ही को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तरह से इससे क्या होगा कि खर्चे का पेन भी होगा और साथ में बुलाने की खुशी होगी। तो वो सोच समझ के बुलाएंगे क्या हम बुलाएं या नहीं बुलाएं। ऐसे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुराने टाइम पर यानी कि आज से 20-30-40 साल पहले राजस्थान में, राजस्थानियों में ये माना जाता था कि हमेशा दुल्हन को या लड़की को घर पे बुलाना और भेजना उन्हीं का काम है, न कि कंवर साहब का। हाँ, यदि कंवर साहब को आप बुलाते हैं तो कंवर साहब का चल जाती है, बात अलग है। अदरवाइज सिर्फ अकेली आती जाती है तो ये लड़की वालों का ही काम है। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और समझ के साथ सोच बदली, तो ये सोच चेंज होकर अब एक तरफ ये भेजते हैं और दूसरी तरफ ये लेने आ जाते हैं कंवर साहब, या फिर एक तरफ वापस
दूसरी तरफ से भेजा जाता है। इस तरह से कुल मिला के इस तरह से सेटिंग की जाती है। लेकिन फिर भी जो भी करना हो ये आपका डिसीजन है, लेकिन आप इस पर चर्चा जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि ये चर्चा नहीं करेंगे तो बाद में अशांति का एक बड़ा कारण हो सकता है। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि क्या यदि लड़के की जॉब हैदराबाद में है, यदि लड़के की जॉब हैदराबाद है तो डेफिनेटली दुल्हन भी वहीं रहेगी या बहू भी वहीं रहेगी। तो दोनों बहू और बेटा दोनों हैदराबाद रह रहे हैं और उनको साल में एक बार या 2 बार छुट्टियां मिलती है या वो होम टाउन आ सकते हैं जो दोनों का राजस्थान में है। तो ऐसे में वो लड़का या बहू किनके पास जाएंगी और कितने दिन के लिए किनके पास जाना चाहिए। तो ऐसे में ये हमेशा ये सोचा जाएगा कि बेटा हमारा बाहर रहता है तो हमारा बेटा बहू दोनों हमारे घर आएंगे होली, दिवाली या और कोई फंक्शन में या छुट्टियों में या गर्मी की छुट्टियों में, तो यहाँ आएंगे। जबकि उधर से बहू वाले पोजीशन से भी ये देखा जाएगा या जिनके घर की बेटी है वो भी सोचेंगे कि ये हमारे यहाँ तो आते नहीं, हमारे यहाँ आना चाहिए, बेटी को तो इस बार आए हुए 1 साल हो गया। तो यहाँ पर एक बात जो इंपॉर्टेंट है, कंवर साहब अपने ससुराल में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं। 2-3 दिन वहां जाएं, 7 दिन यहां रहें, ये तो संभव है। लेकिन यहां से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है क्योंकि बेटी को चाहते हैं कि 10-15 दिन वहां रहे, अपने पीहर में रहे। तो ऐसे में बेटी को अलग से कभी भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन किस तरह से ये सब होगा ये आपका अपना डिसीजन है। आप ये कहेंगे कि पंकज जी तूने क्या टॉपिक छोड़ लिया। दोस्तों ये टॉपिक कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इररिलेवेंट हो। कोई भी स्टेबल मैरिज आपके फाइनेंस को इफेक्ट करती है, तो कोई भी चीज जो फाइनेंस से बाहर नहीं है। तो इसीलिए ये बात करना बहुत जरूरी है। कुछ बातों में यदि क्लैरिटी दोनों पक्ष में नहीं होती है तो बाद में अशांति का कारण होती है। और जब भी किसी घर में अशांति होगी या किसी कपल में अशांति होगी तो वो आपके फाइनेंस को इफेक्ट डालती है, अल्टीमेटली आपकी टोटल वेल बीइंग को इफेक्ट डालती है। इसीलिए महीने में मैं एक वीडियो जरूर लाइफ से रिलेटेड बनाता हूं और आप चाहें तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लें जिसमें मैंने स्टार्ट से बना रखा है कि शादी किस एज में की जानी चाहिए या डिफरेंट जनरेशंस के बारे में बना रखा है। महीने में एक वीडियो इसी तरह का मेरा आता रहेगा जो शायद मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं। तो अब तीसरा पॉइंट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, घर का सिस्टम या रूटीन क्या है। जब आप इस तरह की बात करेंगे ना सिस्टम और रूटीन की, तो आप कहेंगे जनरली ये कहा जाता है कि सर हमारे यहाँ तो 5 बजे उठ जाते हैं, हमारे पिताजी तो 5 बजे उठ जाते हैं, माँ भी 5 बजे उठ जाती है, दोनों पहले तो प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं और फिर हास्यासन करते हैं, देन उसके बाद में गार्डन में घूमने जाते हैं। ये सब बातें जब बताई जाती है, जब भी इस तरह की बात करती है तो स्वामी रामदेव जी का नाम आता है कि सर हम तो रामदेव जी के फॉलोअर हैं और उनके सारे प्राणायाम करते हैं, 8-10 आसन करते हैं। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि घर का रूटीन क्या है। और यदि उनका रूटीन सुबह 5 बजे उठने का है और आपकी बेटी के उठने की आदत 8 बजे की है, तो ऐसे में आपको ये जानना जरूरी है कि बेटा कितने बजे उठता है। क्या बेटा भी 5 बजे उठता है? यदि 5 बजे नहीं भी उठता है तो 5 बजे तो डेफिनेटली कोई बेटा नहीं उठेगा, लेकिन वो लेट उठता है तो उसके बेडरूम से, जहां पर ये बेडरूम है, पेरेंट्स का बेडरूम है, उनसे आपस में डिस्टर्बेंस कितनी है। क्या उनके उठने के बाद में बच्चे या नया कपल सो सकता है या उनकी आवाज इतनी डिस्टर्बेंस हो जाएगी जो आपको सोने नहीं देगी। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। जब रात में चाहेंगे पेरेंट्स जो है वो 8-9 बजे सोना चाहते हैं, जबकि बेटा बहू रात में 8-9 बजे सो नहीं सकते, उनको 11-12 बजेगी, वो 11-12 बजे मूवी देख रहे या उनका कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो वो क्या डिस्टर्बेंस की आवाज उनको पेरेंट्स को जा रही है? क्या वॉइस का इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो आप इस बारे में सोच लीजिए कि आपको क्या लेना है। आप उनसे क्लियर बात कर सकते हैं कि सर हमारी बेटी तो 8 बजे ही उठती है, इससे पहले नहीं उठ पाती है, लेकिन हाँ उठने के बाद अपना काम संभाल लेगी। तो ये बातें की जा सकती है, यहाँ छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं हमारी बेटी भी 7 बजे उठ जाती है, 6 बजे उठ जाती है, 6:30 बजे उठ जाती है, या वो भी जॉगिंग पे जाती है। जो फैक्ट हो वो बता दीजिए। नहीं जी हमारी बिटिया तो 8:30 बजे से पहले उठती नहीं है, हमेशा 9 बजे भी हमें पकड़ के उठाना पड़ता है। तो यदि आप ये क्लियर कर लेंगे तो ये मान लेंगे कि ससुराल में जाके 9 की 8 बजे उठ सकती है, वो 5 बजे नहीं उठ सकती है। और 5 बजे उठना इस यंग कपल के लिए उचित भी नहीं है और उनको फोर्स भी नहीं करना चाहिए कि इनको 5 बजे उठना चाहिए। रीजन कि 5 बजे बुजुर्गों को उठने का टाइम होता है, बुजुर्ग उठते हैं 5 बजे, यंग कपल नहीं उठता है, बच्चे नहीं उठते हैं। बच्चे तो आराम से 8-9 बजे उठते हैं और यंग बच्चे होंगे तो 8-9-10, संडे को तो 10-11 भी बच जाएंगे, तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाला काम बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि बुजुर्गों के लिए है। तो इसलिए यदि ऐसा है तो आप ये देख लें कि उसकी डिस्टर्बेंस कितनी परेशान करेगी आपकी बेटी को। और इसी तरह बेटा भी ये देख ले कि उनके पापा यदि पेरेंट्स जल्दी सोते हैं तो उनके कारण उनको डिस्टर्बेंस कितना होगा। ये सब बातें आप यदि क्लियरली सोच लेंगे कि हम क्या इस स्थिति को डाइजेस्ट कर सकते हैं या दोनों में से किसको कितना कंप्रोमाइज कर रहा है, ये आप वहां टेबल पे बात की जा सकती है। इसी तरह घर का रूटीन क्या है, सारे अशांति यहीं से स्टार्ट होती है। इसमें झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े
सेफ, ड्राइवर, खाना कौन बनाता है, ये सब का सिस्टम क्या है, ये काम वाली बाई कितने बजे आ जाती है, या सर्वेंट है तो कितने सर्वेंट है, वो किस किस को सर्व करते हैं, ड्राइवर है तो किसके लिए ड्राइवर है, ड्राइवर क्या क्या एक्स्ट्रा काम करता है, क्या वो सब्जी भी लाके देता है, या घर में सामान सब्जी कौन लेके आता है, सब्जी, दूध, ब्रेड, ये सब कौन लेके आता है। ये सब के अलावा आप ये सोचिए कि इनका क्या सिस्टम रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि जैसे ही आपकी बेटी की शादी हो जाएगी ये सब्जी सामान भी उसी को लाना पड़ेगा, क्या ये भी उसको संभालना पड़ेगा, पहले साल ही उसको संभालना पड़ेगा या 2-4 साल बाद में उसको संभालना पड़ेगा। ये सब बातें अभी समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो जब आप ये बात करेंगे, सिस्टम बात करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि इसको आप प्रिडिक्ट कर लेंगे कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो आप एक रेशनल डिसीजन ले पाएंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ मीट हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसके अलावा छोटे मोटे और भी काम होते हैं, पानी का बिल जमा देना, बिजली का बिल जमा देना, मोबाइल का बिल जमा देना, सोसाइटी, यदि आप फ्लैट में रह रहे हैं तो सोसाइटी बिल जमा देना, यदि आप बेंगलो में रह रहे हैं तो बेंगलो में रेगुलर बेसिस पर साफ सफाई वाला, घर के बाहर की साफ सफाई, उनका क्या सिस्टम है। ये सारे सिस्टम जब आप जान लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ का क्या सिस्टम है और उसमें क्या आपको कितना एडजस्टमेंट करना है जिससे सिस्टम दोनों का ढंग से चल सके। तो अभी तक आपके ये पॉइंट हमारे कैसे लगे जरूर बताइएगा। और क्योंकि टोटल 15 पॉइंट है, 5 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो मैं बहुत इजीली कवर कर लूंगा, इसलिए आप घबराइए मत कि वीडियो बड़ा हो गया। वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके काम का है। ये पॉइंट यदि आपने नोट कर लिए तो समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। यदि आप किसी की मैरिज में मीडिएटर का भी काम कर रहे होंगे ना, तो ये सब पॉइंट्स यदि आप ढंग से बात कर लेंगे तो लड़की वाला और लड़का वाला दोनों पक्षकार आपको कहेंगे। क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली वो पूछ नहीं सकते कि तुम्हारी बैलेंस शीट बताओ, आप एज ए मीडिएटर पूछ भी सकते हो। तो ऐसे में कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली पूछने का मतलब कि न्यूसेंस क्रिएट करना हो गया कि यार अभी से ऐसी बातें कर रहे हैं तो बाद में कैसे होगा। तो इससे बेटर है एज ए मीडिएटर यदि इस बातों को पूछेगा या बातों को करेगा, ये जानना तो दोनों पक्षकार चाहते हैं, लेकिन पूछे कौन और पूछने से सामने वाला क्या सोचेगा, ये सोचकर हम बताते या जानते या पूछते नहीं है। तो यहां मीडिएटर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटर है कि कोई अच्छा सा मीडिएटर ले लें जो ये सब बातें आपके बिहाफ पर, बल्कि दोनों के बिहाफ पर कर सके। यदि दोनों का अलग अलग मीडिएटर है तो अलग दोनों को बिठा के वो अपने पक्ष के लिए बात कर ले, वो अपने पक्ष की बात कर ले, और इसमें बुरा भी नहीं माना जाएगा क्योंकि बात मीडिएटर कर रहा है जिसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। रोल सिर्फ ये है कि जो बात हो रही है उसका साक्षी बनना, इसके अलावा और उसका बहुत ज्यादा रोल होता नहीं है। डिसीजन दोनों को ही लेना होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इससे पहले आगे बढ़े आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर बाजार के अलावा महीने में एक वीडियो इसका भी मिलने वाला है आपको, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाएगा, जो आपकी लाइफ में खुशी को बढ़ाएगा, जो आपकी लाइफ में अशांति को कम करेगा। तो ये वीडियो आने वाला है। तो चौथा पॉइंट आता है हमारा घर का काम। जी हाँ, अशांति का एक सबसे बड़ा काम। आजकल लड़कियां कितनी ऐसी हैं जिनको घर का काम करना आता है या खाना बनाना भी आता है। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर का काम कौन करेगा। क्या घर का काम में आप लड़की से अभी क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बहू क्या क्या घर का काम करेगी, घर में खाना कौन बनाएगा, सर्व कौन करेगा। जी हाँ, सर्व कौन करेगा। हो सकता है मेड बनाने के आ रही हो, लेकिन सर्व तो करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह सर्व करने के अलावा घर में लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या आप लोग सब गर्म खाना ही खाते हैं या आपके यहाँ खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया जाता है, जो जो आते हैं वो खाने को लेते हैं अपने आप और खाते हैं और अपनी प्लेट उठा के रख देते हैं। क्या सिस्टम है ये पता होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि गर्म ही खाना होना चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ गर्म खाना खाया जाएगा। मेड बना के चली गई लेकिन खाना गर्म होगा। क्या आप इतने बड़े हैं कि आप कुक रख सकें, जो सेफ रख सकें, जो हमेशा व्हाइट वो ड्रेस होती है ना सेफ वाली, उसको पहन के बैठा रहे और आपके वेट करे कि चटनी बना के ला दी और ये 8 आइटम बना के ला दिए। आजकल घर में 2 सब्जी बनना और 1 दाल बनना, ये 3 आइटम बनना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गर्म खाना सर्व किया जा सकता है, जाएगा या नहीं जाएगा। यदि जरूरी है तो ऐसे केस में आप ये देख लें क्या क्या आपको कंप्रोमाइज करना होगा। इसी तरह से रूम तैयार कौन करेगा, यहाँ सबसे बड़ी बात है। जनरली आजकल लड़कियां रूम भी तैयार नहीं कर सकती है। क्या आपकी लड़की रूम करने लायक है, ये लड़के वाले को जानना जरूरी है। तो ये लड़के वालों की तरफ से पूछा जाना चाहिए, रूम की तैयार कौन करेगा, डस्टिंग कौन करेगा। यहाँ ये भी बड़ा अशांति का कारण है कि भाई मैंने तो कभी डस्टिंग की नहीं, हमारे यहाँ घर में डस्टिंग कौन करता है, हमारे तो मम्मी करती है या हमारे सर्वेंट करता है।
लेकिन सर्वेंट को भी टेक केयर करना पड़ता है कि आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, उसको मैनेज कैसे होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह से आपके क्लॉथ कपड़े कौन धो रहा है, कौन सुखा रहा है, कैसे धुल रहे हैं, आपके पर्सनल क्लॉथ कौन धो रहा है, बेटे के पर्सनल क्लॉथ कौन धो रहा है, क्या उसके अंडरवियर बनियान कौन धो रहा है, इस तरह बहू के या बेटी के अंडरवियर बनियान आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कौन धोगा। यदि धो भी दिए, मशीन में डाल के धो भी दिए, तो मशीन से निकाल कर सुखाना पड़ता है, सुखाएगा कौन। आपके रूटीन के कपड़े कौन धो रहा है, कौन सुखा रहा है, सुखाने के बाद में उठा के कौन लेके आ रहा है, उठा के लेके आने के बाद में भी उसको समेट कौन रहा है, समेट के उसको अलमारी में कौन जमा रहा है, प्रेस का क्या सिस्टम है, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर अशांति सब ज्यादा होती है कि साहब ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो जब शादी से पहले मिलते थे तो तैयार मिलते थे और रेस्टोरेंट में जाते थे, खाना खाते थे, ये भी करना पड़ता है क्या। लड़कियां इस तरह की भी क्वेश्चन करती हैं आजकल की, ये भी करना पड़ेगा क्या मुझे, मेरे भी नहीं सुखाती थी मैं अब लड़के के कहां से सुखाऊं या उसके उठा के क्यों लाऊं, ये उसका काम है। और इसी तरह शूज पॉलिश ये कौन करता है, इसको करना चाहिए, क्या लड़के को ही करना है या लड़की को करना है, या कोई आदमी आएगा जो करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की को करना है, ये आप इसको गलत मत मानिएगा। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हैं नहीं साहब मेरे शूज तो मैं ही मेंटेन करता हूं, लेकिन तुम्हारे शूज कौन मेंटेन करेगा, लड़की के शूज कौन मेंटेन करेगा, क्या वो संभाल के रखेगी या वो भी तुम्हें संभाल के रखना है, लड़के को संभाल के रखना है। तो ये सब बातें जब आप क्लियर कर लेंगे ना तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि हमें कितना कंप्रोमाइज करना है। यहां पर कोई भी चीज राइट या रॉन्ग नहीं है, यहां पर बस एक ही है कि एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्ट में कहा कि लड़का ये चाहता है कि मुझे क्या आनंद मिलेगा शादी के बाद में, या मुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, और लड़की चाहती है कि मुझे क्या सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन देना दोनों ही नहीं चाहते। तो ये जो दोनों नहीं देना चाहते ना, उनको ये पहले से क्लियर हो जाना चाहिए कि इनकी एक्सपेक्टेशन दोनों की क्या क्या है, हमें पता लग जानी चाहिए इसको क्या क्या सुख चाहिए और इसको क्या क्या सुख चाहिए। जब इन दोनों को ये सुख चाहिए तो इस सुख को लेने के लिए दोनों देने के लिए क्या क्या तैयार है, ये दोनों के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए और दोनों परिवार के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ एक और घर का काम के बाद में जब बात आती है तो जनरली ये माना जाता है कि लड़की तो ये मान के चलती है हस्बैंड इज एटीएम, जब भी डालो पैसा निकल के आ जाएगा। यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि हस्बैंड इज नॉट एन एटीएम, इन द सेम वे द वाइफ इज नॉट ए सर्वेंट और मेड। उसको उस तरह से भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, वो आपकी वाइफ है, स्पाउस है, आप उसको मेड की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को एक सेटल किया जा सकता है कि आप क्या चाहते हैं। तो यहां पर घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के काम में दूसरा हिस्सा जिससे मैं 5वां पॉइंट मानूंगा वो है फूड। खाना बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि प्यार मोहब्बत ये सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन ये सब काम खाने से ही शुरू होते हैं। और यदि लड़की ने बेटे के या लड़के के या परिवारजनों के पेट को रख दिया, मतलब कि पेट के लिए वो काम कर दिया या वो डिलीशियस फूड बना के उनको खिला दिया, तो वो हमेशा आपके कायल हो जाएंगे। तो इसलिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या यदि नॉन वेजिटेरियन है क्या आपके घर में बनता है या बाहर जाके खा के आ जाते हैं। लड़के वालों की क्या सिस्टम है, क्या लड़की भी नॉन वेजिटेरियन है तो जाती है बाहर खा के आती है या घर पे ही बनाएगी, क्या आपको ये टॉलरेट होगा, ये सब बातें कर लीजिए। साथ में लहसन प्याज का आपकी क्या सिस्टम है, यदि आप वेजिटेरियन है तो भी लहसन प्याज का क्या सिस्टम है, क्या लड़की को खाना बनाना आता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे में आपको रिप्लाई मिल सकता है कि भाई अभी तो खाना बनाना नहीं आता, चाय बना लेती है, खिचड़ी बना लेती है, लेकिन रोटी सब्जी तो बनानी नहीं आती, सीख लेगी। तो यहाँ रेड फ्लैग है, सीख लेगी तो अभी 25 साल तक क्यों नहीं सीखा। यदि 25 साल तक नहीं सीखा तो शादी से पहले क्या सीख लेगी, इस बात की क्या एश्योरेंस है। और यदि नहीं सीख लेगी तो आजकल यूट्यूब देख के कर लेते हैं, लेकिन क्या वो कुव्वत है कि मुझे खाना बनाना भी है। क्या आप चाहते हैं कि वो खाना बनाए, या उसको बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता हो, क्या ऐसी बहू आप लाना चाहते हैं। ये आप सोच लीजिए कि आपको बहू को कितना खाना बनाना आता है। रही बात खाना बनाना आता है तो आप भी एज ए लड़की वाले आप भी पूछ सकते हैं कि लड़के को खाना बनाना आता है क्या। नहीं जी, लड़के को तो नहीं आता, उसका तो सारा काम मम्मी करती है। तो ऐसे में यहाँ भी रेड फ्लैग है। आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि लड़के को दूध गर्म करना, पानी गर्म करना, चाय बनाना और बेसिक मैगी बनाना या इस तरह के मिनिमम आइटम तो उसको भी आने चाहिए खाना बनाने से रिलेटेड, क्योंकि यदि ये नहीं आएंगे तो ये आगे पीछे अशांति का कारण बनते हैं। खाने में एक और है कि खाने की टाइमिंग क्या है। कहीं ऐसा नहीं हो कि खाने की 11 बजे लंच हो रहा है, दूसरे का 3 बजे लंच हो रहा है, तो इस समय क्या ये लंच कौन मैनेज करता है, कौन सर्व करता है। क्या 11 बजे का और 3 बजे का दोनों लंच क्या बहू को सर्व करना है, या दोनों ही लंच आपकी बहू सर्व नहीं करेगी। ये क्लियर होना जरूरी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बारे में क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा
लड़के वाले ये समझते हैं कि बहू आ गई, इसका मतलब कि वो एकता कपूर के सीरियल जैसी बहू होगी, अलग अलग डिश के साथ खाना तैयार मिलेगा। और इसी तरह लड़की वाले ये सोचते हैं कि वो तो बहू है, खाना बनाना उसका काम थोड़ी है, वो तो सर्वेंट का काम है, ये काम वो नहीं करेगी, वो तो जॉब करती है, या वो तो पापा की परी है, इसका मतलब उसने अभी तक कोई काम नहीं सीखा, ना वो करेगी। तो ये यदि नहीं करेगी तो साफ बोल दो कि हमारी बेटी काम नहीं करेगी, आपको संबंध करना हो तो करो। तो इन द सेम वे आप पूछ सकते हो, साहब हमारे यहाँ मिनिमम ये काम तो करना होगा, ये हमारा घर है और ये खाना इस तरह से बनने का हमारा सिस्टम है, हमारे यहाँ सर्वेंट है लेकिन खाना तो इसी को बनाना पड़ेगा, या सर्वेंट है खाना वो बना देगा, सर्व तो इसको ही करना हो। जो भी आपके घर का सिस्टम हो वो क्लियर कर ले और इसमें आप शर्माए नहीं, क्योंकि यदि आप इसमें शर्मा लिए कि मैं बाद में सिखा दूंगा, समझा दूंगा, बाद में न कोई जो आज समझने को तैयार नहीं है, आपको लगता है कि बाद में समझ जाएंगे, बल्कि आज समझ के भी बाद में समझ लेंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी आंख की शर्म तो होती है ना, कम से कम बात करने के बाद में शर्म तो आएगी ना कि यार हमने ये बात की थी और बाद में ये नहीं है, इसलिए ये बात करना बहुत जरूरी है। और आप ये मत सोचिएगा कि हमने इतनी क्लियर बात कर ली तो शायद हमारा संबंध छूट जाएगा। देखो, संबंध होता है ऊपर से डिसाइड होते हैं, ये बात कर लेंगे संबंध छूटेगा नहीं, बल्कि संबंध में खटास कम रहेगी फ्यूचर में। यदि खटास कम रहेगी, अशांति कम रहेगी, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए संबंध जो है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि सिर्फ गरज आपको नहीं है, हमेशा दोनों तरफ का इंटरेस्ट है, दोनों के इंटरेस्ट मिलता है तब संबंध होता है। तो इसलिए ये सोचना हम इनकी मर्जी पे है या ये हमारी मर्जी पे है, दोनों ही बात गलत है। वो इसलिए तो हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ना, सिर सगाई चाकरी राजू को काम। सिर यानी कि पार्टनरशिप, सगाई यानी एंगेजमेंट, और चाकरी मतलब नौकरी। ये सब राजी हो तो ही काम होता है, कोई एक की इच्छा से काम नहीं होता है। तो इसी में जब एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग चल रही हो तो साथ साथ में आप ये बात कर लें कि आपकी धार्मिक मान्यताएं कैसी है। क्या आप कहेंगे हम तो दोनों हिंदू हैं, क्या है फर्क पड़ता है? नहीं जी, हिंदू तो है, लेकिन हिंदू में हो सकता है आप राम भक्त हो सकता है आप हनुमान भक्त हो सकता है आप कृष्ण भक्त हो, गायत्री के आराधक हो, या फिर हो सकता है आपके घर में लाला हो, श्रीनाथ जी हो, लाला हो जिसकी सेवा बच्चे की तरह की जाती है। जो भी हो सिस्टम हो, क्या आपकी बेटी जो बहू बन के आने वाली है, क्या वो लाला रखती है या लाला रखेगी? तो उसकी सेवा कौन करेगा? या आपके घर में यदि लाला है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी बहू उसकी वैसे सेवा करे जैसे आज सासू जी कर रही है, या ये काम सासू जी का ही रहेगा? यहाँ ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लाला की सेवा करनी है तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम हो गया आपका। तो ये आप पहले देख लें। क्या यदि आपके यहाँ लाला की सेवा होती है लेकिन जो आने वाली लड़की है वो तो हनुमान जी को मानती है, अब आप क्या कर लोगे? तो ऐसे में क्या आप उसको हनुमान जी की आराधना करने दोगे? डेफिनेटली करने देंगे, और इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करने देंगे, या तुम्हें भी लाला को ही मानना पड़ेगा? उसका जहां मन मिलता है वहां करने देंगे या नहीं देंगे, ये बात क्लियर होना चाहिए। आजकल एकता कपूर के सीरियल ने एक दिमाग खराब कर रखा है, लड़कियों का भी और लड़कों का भी और परिवारों का भी। वो चाहती हैं कि बहू तो ऐसी हो जैसा एकता कपूर के सीरियल की तरह हो, जो सुबह से लेकर शाम तक न सिर्फ घर का, ऑफिस का सारे काम इतने सिस्टम से करती है जितने कि लड़के भी नहीं करते हैं। वहां एकता कपूर के सीरियल में मेल भी बढ़िया नहीं करते हैं, उससे बढ़िया काम ये कर जाती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं है। लड़कियां एकता कपूर का सीरियल जैसी एक्ट्रेस नहीं है जो वैसे कर पाए जैसे ही करती हैं। जो 6 आइटम बना ले खाने में, नाश्ते में, सभी के नाश्ते का अलग अलग टाइम, या एक ही टाइम हो तो सभी के लिए अलग अलग फूड बन जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है। साथ में ऐसा भी नहीं है कि वो एकता कपूर के सीरियल की तरह हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाएगी, जो बिल्कुल सुंदर आवाज में, जो किसी गायकार की आवाज में होगी, या आरती करेगी उस आवाज में जिस आवाज में 15-20 मिनट आधा घंटे की रोजाना आरती भी करेंगी। ये सब पॉसिबल नहीं है। साथ में यह भी जानना जरूरी है, क्या आपका बेटा या बेटी भगवान पर मान्यता कितनी है? क्या वो मानते हैं? क्या वो मंदिर में जाते हैं? घर में जो मंदिर बना हुआ है क्या वहां हाथ जोड़ने जाते हैं? यदि कहीं मंदिर में जा रहे हैं, लड़का तो चाहता है कि मैं मंदिर में जाऊं, लड़की चाहती है भाई मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या ऐसा है? क्या दोनों इतने अपोजिट हैं? या ये जानना बहुत जरूरी है। क्या यदि कभी लड़की कहती है कि मुझे तो ठाकुर जी के दर्शन करने जाना है या मुझे ज्योतिर्लिंग करने जाना है, क्या लड़का जाने को तैयार है? मुझे तो घूमने के लिए कहीं फॉरेन में जाना है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लड़कियां कहती है फॉरेन में जाना है, लड़का क्या कहेगा वो तो पता नहीं। पर दोनों में ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही मंदिर जाने में परहेज हो किसी एक को, कि नहीं साहब मैं तो भगवान, जैसा अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, आज तक मैं तेरे दर पे नहीं आया लेकिन आज आया हूं, तो क्या आज तक वो वाला सीन तो नहीं है? ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई आप क्या घर में दीपक तो करेंगे या नहीं करेंगे, या दीपक भी नहीं करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहू दीपक करे या सासू जी का ही काम है दीपक करना? उसके बाद में सुंदरकांड का पाठ होगा या नहीं होगा? क्या गायत्री मंत्र की 108 माला जपनी होगी? ये सारी बातें क्लियर होना जरूरी है। तो इसलिए धार्मिक मान्यताओं पर भी बात कर लेनी चाहिए, जिससे आपकी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि क्या हमें क्या मिलने वाला है और क्या हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है 100% वैसा होगा जैसा आप चाहेंगे, लेकिन
एक कहीं ना कहीं सेटलमेंट तो होगा ही ना। इस तरह रीति रिवाज, ये हमारा 7वां पॉइंट है, रीति रिवाज पे बात कर लेना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रीति रिवाज और मान्यता है ही हमें हिंदू बना के रखा है, या हम जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी की सबकी अलग अलग रीति रिवाज मान्यताएं हैं। ये रीति रिवाज मान्यताओं के बारे में क्लियर बात कर लेना 2 टुकड़ों में। नंबर 1 बात, शादी से पहले की आपके क्या तीज त्योहार शगुन अपशगुन इस तरह की क्या क्या सिस्टम है और उसमें क्या लेना देना आप करते हैं, और दूसरा शादी के बाद में पहले साल क्या तीज त्योहार शगुन में आप एक्सपेक्टेशन है या आपको किस तरह से मानते हैं। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर कि हम तो बेटी वाले हैं, हम तो बेटे के घर का या लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। तो आने दीजिए इस बात को भी सामने, क्या पानी तक नहीं पीते? ये भी एक एक्सट्रीम है कि पानी तक नहीं पीते। आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस बात को आने दीजिए, क्या हम पानी तक नहीं पीते? तो रीति रिवाज और मान्यता में जो जनरल लेन देन होता है, लेन देन इन द सेंस कि तीज पर ये मिठाई भेजी, कंवर साहब के लिए ये भेजा, या किसी त्योहार पर बहू के लिए ये भेजा, दिवाली पर ये भेजा, या उनको इतने रुपए भेजे, या गहने भेजे, ऑर्नामेंट्स भेजे। तो यहां मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये एक तरह से यदि हम कहें आज की लैंग्वेज में तो गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं, जो आप लेते देते हैं। 2 कपल भी आपस में लेते देते हैं, उसी तरह से 2 परिवार भी आपस में लेते देते हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ केसेस में लड़के वाले कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो लड़की को सिर्फ एक साड़ी भेज देना। तो ये भी एक एक्सट्रीम है, दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम है कि हम तो पानी नहीं पीते और यहाँ एक साड़ी भेज देना। एक्चुअल में प्रैक्टिकल में दोस्त भी आपस में गिफ्टिंग करते हैं। तो क्या यहाँ पर इन बातों में क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या आप करने वाले हैं, ये क्लियर कर लीजिए। क्योंकि यदि ये क्लियर नहीं किया तो फाउंडेशन ऑफ अशांति यहीं से आती है, फाउंडेशन ऑफ अशांति यहीं से आती है। अब आप ये देख लीजिए, ये तीज त्योहार के अलावा हम ये देखते हैं शादी से पहले और शादी के बाद में बर्थडे भी आएगा बहू का, मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे भी आएगा, फादर इन लॉ मदर इन लॉ यानी कि दोनों तरफ के मम्मी पापा की बर्थडे भी आएगी, मैरिज एनिवर्सरी आएगी। उस समय क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि लड़की को अपने होने वाले ससुर जी को भी गिफ्ट देना चाहिए, या लड़के को अपने होने वाले ससुर जी को या ससुर जी को गिफ्ट देना चाहिए? यहाँ ये बात, दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या है या दोनों क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बात जब सामने आ जाएगी तो आप देख सकते हैं कि नहीं साहब हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज नहीं है। तो उससे मैं वहां हो जाएगी, नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, या हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हमारे तो बुजुर्गों का मना किया हुआ है। ये काम से आप कर सकते हैं ये बात कि हाँ आपको यहाँ एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप खुद सोचिएगा, क्या शादी के बाद में बहू को अपने ससुर जी को गिफ्ट देना चाहिए उनके मैरिज एनिवर्सरी या बर्थडे पर, अपनी सासू जी को बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहिए या मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो आप में से 50% लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे नो। इन द सेम वे, क्या बहू को अपने ओरिजिनल मम्मी और पापा को गिफ्ट देना चाहिए? क्या अपने भाई को गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये मैटर है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या सासू जी को और ससुर जी को अपनी बहू को उसके बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहिए? क्या हस्बैंड को उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट देना चाहिए? क्या परिवार को गिफ्ट देना चाहिए? ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि तुमने तो मेरे बर्थडे पर मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं दिया, तुमने तो मेरे बर्थडे पर, मेरे मैरिज एनिवर्सरी पर तुम्हारी बहू ने तो हमें पूछा तक नहीं, हमें कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये बातें जरूर कर लीजिए। यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा, यहाँ एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, जब लड़की की कोई इनकम नहीं होती है और वो अपने मम्मी पापा या भाई को गिफ्ट देती है, तो ये किसी भी हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। जबकि यदि वो उसके मम्मी पापा और भाई को गिफ्ट देते हैं या बहन को गिफ्ट देते हैं तो ये पसंद आता है। तो ऐसे में ये 2 बात नहीं हो सकती। यदि वो गिफ्ट देना है तो क्या दोनों को दे रहे हैं या दोनों को ही नहीं दे रहे हैं? दोनों बात समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती है। और दूसरा, यदि लड़की की पर्सनल इनकम है तो वो अपनी इच्छा से किसी को भी कुछ भी दे सकती है, लेकिन यदि वो डिपेंडेंट है तो वो पति की सहमति से होना चाहिए। पर ये फिर भी ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप इसको क्या मानते हैं? अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपको हर दिवाली पर अपनी बहू को गिफ्ट देना चाहिए? कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे हाँ। बल्कि इसका आइडियली यदि हम कहें, जैसा कि मैं तो अक्सर कहता हूं कि बहू को दिवाली पे गिफ्ट देना चाहिए का क्या मतलब हुआ? क्या मेरी बहू को किसी चीज की जरूरत है और उसको दिवाली तक इंतजार करना पड़ रहा है? ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। यदि संपन्न परिवारों में ऐसा नहीं होता है, रोजाना शॉपिंग कर लेती है, रोजाना ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती है, उनको दिवाली आने का इंतजार क्यों करना है कि गिफ्ट दें? आइडियली तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी और लॉन्ग रन में सस्टेनेबल भी यही है कि आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मुझे हर दिवाली पे कुछ मिलना है, या मुझे हर होली पे कुछ मिलना है, या मुझे हर बर्थडे पे कुछ मिलना है। ऐसी एक्सपेक्टेशन जितनी लो कर देंगे ना उतना ही अच्छा है। तो बाकी फिर आप सोचिए कि इस बारे में आपको किस तरह से मैनेज करना है। यदि आपने पहले ये बात कर ली कि भाई हमारे यहाँ तो गिफ्ट लेने और देने का सिस्टम नहीं है, दिवाली होली
या फिर बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी पर बस फोन करने का सिस्टम है। इतने में आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो गई, दोनों की एक्सपेक्टेशन लो हो गई, दोनों के अशांति का कारण खत्म हो गया। वरना ये भी अशांति रहेगी कि आपने तो मेरे पापा को तो आपने 25,000 का गिफ्ट दिया और मेरे पापा को आपने 50,000 का गिफ्ट दिया, तुम्हारे पापा को तुमने 50,000 का गिफ्ट दिया और मेरे पापा को, यानी लड़की कह रही है कि मेरे को 25,000 का गिफ्ट दिया। ये भी अशांति हो सकती है। इससे बेटर है कि नहीं, हम तो कुछ न देते न लेते, न तो हम गिफ्ट लेंगे न देंगे। और हाँ, हस्बैंड वाइफ आपस में लेना देना कर रहे हैं तो उसकी भी एक्सपेक्टेशन लो ही रखनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हर बर्थडे या हर मैरिज एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए। क्या आपकी वाइफ को किसी आइटम को परचेज करने के लिए किसी पर्टिकुलर बर्थडे वाले का इंतजार करना पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता। एक संपन्न परिवार में ऐसा होता होगा। रोजाना शॉपिंग हो सकती है, या तो रोजाना शॉपिंग होती है, तो ऐसे में उसका इंतजार करने की जरूरत क्या है? ये लोगों ने सिर्फ इसीलिए कर रखा है कि लोग पूछेंगे कि तेरे को क्या मिला तो मैं क्या बताऊंगी, इस चक्कर में ये सारी बातें हो रही है। बेटर है ना कि पहले ही कह दो कि साहब हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है, तो इतने में आपके अशांति का एक कारण और कम हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वास्तव में अशांति का कारण नहीं है? गिफ्टिंग्स अशांति का सबसे बड़ा कारण है। यदि शादी के बाद में मैरिज रिलेशनशिप में गिफ्टिंग अशांति का सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण कपल के लिए नहीं है बल्कि लोग पूछ पूछ कर कपल के लिए अशांति क्रिएट कर देते हैं, तो बेटर है कि कपल भी अपने परिवारजनों को बोल दें कि साहब हमारे यहाँ तो ये पहले दिन ही हमारा कमिटमेंट था कि हम तो कोई न लेते न देते, फिर भी यदि आपको लेना देना हो तो आप जानिए, आप लीजिए, दिए, एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिए कि कितना लेना देना है। 8वां पॉइंट आता है हॉबीज। हॉबीज वैसे तो आपने बायोडाटा में पढ़ ली है। आजकल वो हॉबीज लिखी नहीं आती जो पहले लिखी हुई आया करती थी कि कुकिंग, स्टिचिंग, परिवार में पूजा करना, मेडिटेशन करना या फिर भगवान की सेवा करना, बल्कि आजकल की आती है नेटफ्लिक्स, रनिंग, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, ट्रेवलिंग, कुछ भी हो सकती है। क्या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग का शौक है? वो तो आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल से भी पता लग जाएगा कि आपकी हॉबीज में क्या क्या है। यदि बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग का शौक है या बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग है तो ये रेड फ्लैग मान लीजिएगा, क्योंकि इनको तो हर 3 महीने में घूमने को चाहिए। आप पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर दीजिए। हमारे यहाँ घर से बाहर साल में एक बार ही लॉन्ग ट्रिप पे जाया जाता है और 2 बार वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हो, इससे ज्यादा प्लान नहीं होगा। पहले से एक्सपेक्टेशन सेट कर दी और उसके बाद में 2 की जगह 3 चला गया, 1 की जगह 2 वीकेंड, 1 इंटरनेशनल, 1 चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली क्या होता है कि शादी से पहले जनरली पेरेंट्स अपनी बच्ची को यही कहते हैं कि भाई तो अभी ऐसा मत कर, तो शादी के बाद कुछ भी कर लेना। अभी आपने भी सुना होगा अक्सर, और हमने भी सुना है कि अक्सर यही बात कहते हैं। तो शादी के बाद में तो लड़की ये सोचती है कि वाह अब पता नहीं क्या हो जाएगा, और जब वहां जाने के बाद पता लगता है कि लड़के को घूमने का शौक ही नहीं है, या उसको घूमने का शौक, ट्रैकिंग का शौक है। लड़की कहती है नहीं, मुझे तो बीच पे जाने का शौक है, मुझे पैदल चलने का शौक ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो माउंटेन पे चढ़ना है या फिर किले पे चढ़कर ट्रैकिंग करनी है। तो ऐसे में लड़की कहेगी मुझे तो इस सब का शौक ही नहीं है, मुझे घूमने का शौक है लेकिन स्कूटी लेके गोवा में घूमने का शौक है। तो ये मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे में ये सारी मिसमैच को कंट्रोल कर लें। और दूसरा, यहाँ हॉबीज में बॉयज के केस में एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि बॉयज को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा शौक है कि ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे, गाने हैं ना बहुत सारे, इस तरह के शौक होते हैं। हर साल में 2 बार बैंकॉक जाता है भाई, तो क्या ये आप टॉलरेट कर पाएंगे? और इसी तरह लड़कियों में भी आजकल ये शौक होने लग गया है कि मैं तो सोलो ट्रेवलिंग पे जा रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ ट्रेवलिंग पे जा रही हूँ। तो इसलिए हॉबीज से रिलेटेड यदि आप देख लें और कोई बहुत ज्यादा खर्चे वाली यदि हॉबी हो तो ये समझ लें ये रेड फ्लैग है, क्योंकि ये आपको परेशान करने वाली है। 9वां पॉइंट आता है क्लॉथ पहनने की फ्रीडम। ये लड़की वालों को पूछना है कि क्लॉथ पहनने की कितनी फ्रीडम होगी। क्या आपके यहाँ हमेशा साड़ी पहनी जाएगी? क्या आपके घर में जींस पहनने अलाउड होगा? क्या टी शर्ट पहनना अलाउड होगा? ये एक रिलेटिव टर्म है कि आपके परिवार में कितनी फ्रीडम है, क्या है वो देख सकते हैं। या उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके साथ कौन कौन रह रहा है। ये क्या आपके पेरेंट्स यानी कि सासू जी और ससुर जी रह रहे हैं, तो ये लिमिटेशंस ज्यादा आएगी। यदि आप अपने बेंगलोर में, हैदराबाद में अलग से रह रहे हैं तो शायद ये रेस्ट्रिक्शंस कम आएंगे। तो ये पहले पॉइंट से भी पता लग जाएगा कि ये कितनी फ्रीडम होगी। इस तरह क्या घर में ये पहनना अलाउड है? चलो घर में नहीं है, स्कर्ट पहनना घर में अलाउड नहीं है, या कोई टी शर्ट पहनना घर में अलाउड नहीं, या नाइटी पहनना घर में अलाउड, क्या ये इस तरह के ड्रेस ट्रेवलिंग में पहनना अलाउड होगा? क्या ऐसा, या लोकल कभी पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों की पार्टी में जा रहे हैं, तो क्या इस तरह के ड्रेस पहन के जाई जा सकती है या नहीं जा सकती, या इस पे भी रेस्ट्रिक्शन होगा? इस बारे में बात कर लें। जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा कि यहां मुझे कितनी फ्रीडम मिलेगी, या आप फ्रीडम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उनसे मांग सकते हैं कि नहीं साहब हमारी बेटी तो साड़ी तो सिर्फ वार त्योहार, होली, दिवाली ही पहनेगी, बाकी में तो सलवार सूट पहनेगी या जीन्स पहनेगी या इस तरह की सलीकेदार पोशाक ही पहनेगी। तो ये बात की जा सकती है। तो आपको अभी तक के 9 पॉइंट कैसे लगे जरूर बताइएगा। इससे पहले कि मैं 10वें पॉइंट पे जाऊं,
ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार के अलावा यहाँ पर इस तरह की महीने का एक वीडियो जरूर मिलता है आपको। तो 10वां पॉइंट आता है हेल्थ से रिलेटेड। आपको पता है गवर्नमेंट में जब जॉब लगती है, क्या आपको हेल्थ का सर्टिफिकेट या पूरा टेस्ट करना होता है? नहीं होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ भी लड़के और लड़की दोनों के हेल्थ देखना है। जब आप लड़की के परिवार में देखते हैं कि उनके सब लोगों की हेल्थ कैसी है, किसके बीपी है, किसके शुगर है, किसका हार्ट अटैक हो चुका है या बाईपास हो चुकी है, इस तरह लड़के के परिवार में भी जब देखते हैं बीपी है, शुगर है या हार्ट अटैक हो चुका है या और कोई डिजीज है, तो इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाता है। इवन उनके फिजिक्स से भी आइडिया लग जाता है, उनके डेली हैबिट से भी आइडिया लग जाता है। क्या लड़का हेल्थ कॉन्शियस है, क्या लड़की हेल्थ कॉन्शियस है, क्या वो वॉकिंग कुछ ऐसी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई काम करते हैं, क्या योग प्राणायाम नहीं तो कम से कम फूड हैबिट कैसी है ये तो जाना जा सकता है। क्या जिम जाने का शौक रखता है, रनिंग करता है, स्विमिंग करता है, ये सब जानना इसलिए जरूरी है कि क्या लड़का और लड़की हेल्थ कॉन्शियस है। क्या ये सब यदि वो कर रहा है तो ये कमिटमेंट बता रहा है टुवर्ड्स द हेल्थ। क्या वो फूड में कॉन्शियस है कि मुझे कब क्या खाना है, क्या नहीं है, बिल्कुल ही तो सिस्टम से बाहर नहीं है काम। ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये जानने से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका हेल्थ से रिलेटेड मामला कैसे होने वाला है। तो ये हेल्थ पर भी एक चर्चा जरूरी है कि आप ये सारे पॉइंट्स आप लिख लें। जब भी आप कोई भी कपल शादी के लिए एक्सपेक्टेशन सेटिंग मीटिंग में बैठे तो ये सब बातें पॉइंट्स को चर्चा करना बहुत जरूरी है। इनमें से यदि आप कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं तो ये मान के चलिए कि वो चीज आप ही को देखनी है या आप ही को ही मानना है या आप ही को ही उन चीजों में कंप्रोमाइज करना है या टॉलरेट करना है। यदि आपने बात नहीं की तो बात कर ली तो आपके सामने फैक्ट आ जाएगा कि आपको क्या टॉलरेट करना है। क्या आप सामने वालों से आज ही मनवा सकते हैं कि ये काम तो सब हम नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारी बेटी नहीं कर पाएगी या ये हमारे बेटा तो नहीं कर पाएगा, उसके तो अंडरवेयर बनियान भी इसको ही धोने। ये जो भी है ये सब आज ही क्लियर हो जानी है चाहिए। तो इसके बाद में कभी भी इनसे रिलेटेड अशांति नहीं होगी, और यदि ये अशांति नहीं होगी तो आप ये मान के चलिएगा 80% अशांति का काम आपने खत्म कर दिया है। नाउ 11वां पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आजकल जहां लड़कियां भी ड्रिंक और स्मोकिंग करने लग गई है, नॉर्मल सी बात हो गई है समाजों में, तो ऐसे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जॉब कर रही हैं, जी हाँ जॉब कर रही हैं, पैसा कमा रही है, अपने पैसे से अपना खर्चा कर रही है, तो आप कौन होते हो बोलने वाले? जी हाँ आप कौन होते हो? तो ऐसे में ये जो पॉइंट है कि चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में आपका क्या व्यू है, ये लड़की को लड़के को दोनों का व्यू जानना है, और साथ में जानना है परिवार का व्यू क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है, आजकल मैं 50% केसेस में ये देख रहा हूं, लड़की कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बच्चा करना ही नहीं है, मैं इतनी तकलीफ नहीं कर सकती। कई लोगों ने बच्चे नहीं किए, कहा मैं तो 40 तक कुछ नहीं, 35 40 साल के एज तक बच्चे नहीं कर रहे हैं, और इवन लड़के भी नहीं कर रहे हैं, लड़के इनिशिएट नहीं कर रहे हैं। तो अब आप ये देख लीजिए, यदि दोनों ही ऐसे हैं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, दोनों की जोड़ी बन जाएगी। ये चाहता है कि मुझे तो बच्चा चाहिए, ये चाहती है मेरे को बच्चा करना ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप ही सोचेंगे कि भाई ये कोई पूछने वाली बात है क्या? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल पूछने वाली बात है, क्योंकि आज के माइंडसेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे और बच्चियां दोनों ही केस में, कई बार इसमें यह भी हो जाता है कि लड़का कहेगा कि सर मैं जब वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो फिर मैं किड्स के बारे में सोचूंगा। अब क्या कर लोगे आप? जबकि आप चाहते हो, लड़की वाले चाहते हैं कि यार बच्चे हो जाएं, टाइम पे हो जाए काम, क्योंकि आज बीइंग ए पेरेंट्स हम लोग कैपेबल है कि बच्चे को संभाल लेंगे, इनकी हेल्प कर देंगे, तो टाइम पे हो जाए तो ठीक है। लेकिन वो तैयार नहीं है, लड़का तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लड़का तो तैयार है, लड़की तैयार नहीं है। सब मेरी बॉडी खराब हो जाती है, मैं तो नहीं करती बच्चे। सब पहले क्यों नहीं बताया? सब आपने पूछा ही कब? पूछ लो। इसीलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि बच्चे के बारे में दोनों की क्या ओपिनियन है। हो सकता है दोनों आज कहीं 2 करने हैं और उसके बाद में 2-5 साल बाद में 1 पर ही रह जाए या 3 पर रह जाए, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज का माइंडसेट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस बच्चे वाले पॉइंट पे मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस पर आप एक क्लियर व्यू ले लें कि आप 3 साल बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लान करेंगे, या 5 साल बाद में प्लान करेंगे, या 10 साल बाद में प्लान करेंगे, प्लान भी नहीं करेंगे। क्योंकि यदि आपने ये नहीं पूछा तो आप पोते पोती का मुंह देखने से वर्जित हो जाएंगे, रह जाएंगे कि यार मेरे को मुंह देखना है, लेकिन ये बच्चे तो बच्चे ही नहीं करना चाहते, अब क्या करोगे आप? ये बात क्लियर करना जरूरी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के टाइम पे यही हो गया। तो अब 12वां पॉइंट पे आते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर आपका कितना बिलीव है, यानी कि मैरिज पर आपका कितना बिलीव है, शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या व्यू है। ये बात चर्चा में ऐसा नहीं है कि इसको खोद कर पूछा जाना है, ये चर्चा में हंसते खेलते
चाय पीते हुए, मिठाई खाते हुए इस तरह से बात करनी जाती है भाई शादी के बारे में। अरे वो देखो हमारे वहां तो एक ने, लड़की ने कुछ ऐसा कर दिया तो लड़के ने कह दिया तलाक तलाक तलाक। क्या इस तरह के कमजोर रिलेशनशिप है कि छोटी सी भी टॉलरेंस नहीं है? और एक बात ध्यान रखिएगा, आज की जनरेशन में टॉलरेंस बहुत कम है। यदि आप जानना चाहते हैं आज की जनरेशन की क्या उनकी प्लस एंड माइनस पॉइंट है, तो मेरा एक वीडियो है जनरेशंस का, 4 कैटेगरी के वीडियोस हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा इनका माइंडसेट क्या है कि जनरेशन एक्स, वाई, जेड और मिलेनियन और आने वाली जो जनरेशन अल्फा जनरेशन, इसके बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो इसीलिए ये जान लीजिएगा, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि साहब जिस तरह से मैं कार खरीदता हूं, मैं टेस्ट ड्राइव करने को मिलती है, तो मुझे यहाँ भी तो शादी जो 25 साल का संबंध है, कार तो 5 साल के लिए ले रहा हूं, यहाँ भी टेस्ट ड्राइव मिलना चाहिए, टेस्टिंग पीरियड होना चाहिए। जो भी आपका माइंडसेट हो वो आप एक बार जान लें। क्या ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी मिस्टेक में तलाक की बात आ जाएगी, छोटे से आपसी मनमुटाव में तलाक की बात आ जाएगी? क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या इनका माइंडसेट ऐसा है? क्या इनका माइंडसेट ऐसा है? क्या वो कह रहे हैं कि नहीं साहब एक बार संबंध हो गया तो हमें रंभाना है, कभी ये कंप्रोमाइज करेगा कभी ये कंप्रोमाइज करेगी, दोनों केस में संबंध तो निभाना ही है ना। और किसी भी कंडीशन में किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं है कि यदि कोई भी रिलेशनशिप में खटास पड़ती है, तलाक जैसी पोजीशन आती है, तो यदि ऐसी आती है तो इसका मतलब ये गलती सिर्फ एक की नहीं बल्कि दोनों की है। और दोनों से पहले गलती है उनकी, जिस समय संबंध से पहले बात की थी उस समय ये माइंडसेट नहीं जाना आपने। तो इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गरिमा की बात होती है। यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जहां पर तलाक की बात आ सकती है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं। तब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे बात पे इस तरह की बातें हो जाए, या छोटे मोटे जिन पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन ये पॉइंट कोई भी नहीं है जिसमें तलाक हो जाए, प्रोवाइडेड कि या आप पहले से बात कर लेंगे तो और भी ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी कि ये आपके मनमुटाव का कारण नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब 13वां पॉइंट आता है, मैं टोटल 15 पॉइंट बताने वाला हूं, 13वां पॉइंट आ चुका है। सिर्फ 15 पॉइंट आपकी लाइफ में, आपकी मैरिज लाइफ में सुकून ला देंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी हो जाएगी यदि आपने ये बातें पहले से कर ली, एक्सपेक्टेशन सेट कर ली। तो 13वां पॉइंट है रिलेटिव्स एंड सोशलाइजिंग। आजकल जो पेरेंट्स हैं या मम्मियां जो हैं वो भी क्लब किटी पार्टी पहुंच जा रही हैं। घर पे खाना बनता ही नहीं है 15-15 दिन, 10-10 दिन रात में। क्यों? क्योंकि किसी न किसी क्लब की पार्टी, किटी पार्टी। और इसी तरह से लड़के और लड़की की भी पार्टीज और किटी पार्टीज और फ्रेंड्स पार्टीज का बहुत चलन है। तो ऐसे में कितनी किटी पार्टीज है, कितनी पार्टीज में जाना है, कितनी पार्टीज में क्या संबंध रखने हैं, फ्रेंड्स के आपस में रिलेशनशिप है वो आपको कैसे देखते हैं, और कितने कमिटमेंट है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया कि आपको जब फ्रेंड्स हैं तो उनके शादी में भी जाना है, उनके घर में बर्थडे वगैरह में भी जाना है। तो यदि मदर है या सासू जी हैं जिसको बर्थडे में जाना है, तो क्या अपनी बहू को भी लेके जाएंगे? या उसके यहाँ शादी है तो क्या अपनी बहू से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाएंगे? और इसी तरह बच्चों के, लड़कों के भी या लड़कियों के भी संबंध है या दोस्ती है, तो क्या हर शादी, हर अपनी फ्रेंड की शादी में लड़की अपने बिहर जाएगी या उस फ्रेंड की शादी को अटेंड करेगी? क्या वो ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि लड़का भी उसके साथ शादी में जाए? इन द सेम वे लड़के के दोस्त के बच्चे की शादी है, तो क्या लड़की या बहू को भी साथ में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितने केसेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रिलेटिव्स के मामले में मान लें कि रिलेटिव्स में मामा जी की शादी है, बच्चे के, लड़के के मामा जी की शादी है, या लड़की के मामा जी की शादी के यहाँ शादी है, कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये बड़ा क्वेश्चन है कि किस में जाना है और किस में नहीं जाना है, किसको छोड़ना है। क्योंकि अशांति यहाँ बहुत ज्यादा होती है कि मैं तो तेरे मामा जी की बेटे की शादी में गई थी और तुम मेरे मामा जी की बेटे की शादी में क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ ये कहा जा सकता है कि ये तो मेरे पापा के ब्रदरली फ्रेंड है, मतलब भाई के बराबर फ्रेंड है, तो यहाँ तो हमें जाना ही होगा। तो यहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या लड़की को जाना चाहिए या लड़के को भी जाना चाहिए, या दोनों को ही नहीं जाना चाहिए? ये पर्सनल मैटर है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इसमें आइडियल कंडीशन ये होती है कि आज चैलेंजेस बहुत बढ़ गए हैं। लड़के और लड़की या एक कपल के लिए जॉब करना, कमाना, बल्कि दोनों जॉब कर रहे हैं, तो ये सारी चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। तो इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो मैं समझता हूं, आप अपने हिसाब से सोचिएगा, मैं मेरा व्यू दे रहा हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी यदि आपको किसी को देना है तो अपने लड़के के भाई बहन या लड़की के भाई बहन, यहां तो 100% जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि जाना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट भी रखना है। दूसरे लेवल पे यदि हम आते हैं कि लड़के के पेरेंट्स के भाई बहन और लड़की के पेरेंट्स के भाई बहन, जी हाँ, जिसमें हम कहते हैं कि मामा मामी का परिवार हो गया, इधर काका जी और ताऊ जी का परिवार हो गया। ये दोनों रिश्ते ऐसे हो गए जहां जनरली जाया जाता है, लेकिन उतना नहीं जितना फर्स्ट लेवल पे गए, यहां पर जा सकता है। तो ये दो संबंध तो ऐसे हो गए जहां जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो गए। इसी तरह दोस्तों में भी
कोई क्लोज होता है तो इसमें यदि कोई लड़का कोई लड़की अपने दोस्त की शादी में जा रही है या पापा के ब्रदरली फ्रेंड के यहाँ जा रही है, जो ऊपर जो रिलेशन बताए उस रिलेशन से दूर शादी में जा रहे हैं, तो ऐसे में जो मैं समझता हूं कि लड़का यदि अपने संबंध को निभाना चाहता है वो अकेला जाए। ये लड़की जाए या न जाए इसकी चॉइस पे डिपेंड करता है या इनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ये होना चाहिए आइडियली। तो इन द सेम वे लड़की यदि इस तरह के संबंध निभाना चाहती है जो सेकंड लेवल पे आते हैं तो वहां वो खुद जा सकती है, लेकिन इसको जाना है या नहीं जाना है ये कंपल्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज लाइफ में इतने चैलेंजेस है, इतने कंपटीशन है, इतना बिजनेस में स्ट्रेस है, इतना जॉब में स्ट्रेस है, ऐसे में कितने संबंध को निभाए और पर्सनल टाइम का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा है। अच्छा, वहां जाकर जब आप देखते हैं कोई लड़की अपने हस्बैंड के साथ में कहीं जाती है और देखती है मैं जिसकी शादी में हूं ऊपर से नीचे तक मैं किसी को नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगी? जी हाँ, क्या करेगी? वो लड़का अपने मम्मी के रिश्तेदार के यहाँ गई है या पापा के रिश्तेदार के यहाँ गई है जो चाचा और बुआ वाली फैमिली नहीं है, तो मैं क्या करूंगी वहां पे? मैं किसी को जानती नहीं। बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो फर्स्ट रिलेशन है दोनों के भाई बहन देन पेरेंट्स के भाई बहन, यहां तक ठीक है। इसके नीचे यदि जाते हैं तो दोनों को अपने पर्सनल निभाने चाहिए, जिससे दोनों के टाइम की सेविंग होगी। आपको क्या लगता है इसमें सही क्या है? जरूर बताइए कमेंट में। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूं उससे ज्यादा बेटर कोई आपके पास है या आपको कोई आपके रिलेशन ऐसे हैं कि आपको निभाने हैं, तो आप निभाइए, पर पहले क्लियर हो जाए इस बात को कि कितने निभाना है या कितने रिलेटिव हैं या कितने फ्रेंड सर्कल, सोशलाइजिंग कितनी है, तो वो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। नाउ 14वां पॉइंट, 14th पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे बात जरूर करनी है। वो है पीहर का इन्वॉल्वमेंट। शादी के बाद में लड़की के पीहर का लड़के के परिवार में कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। जनरली हमने देखा है कि जो कुछ लड़कियों में इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। इमोशनल डिपेंडेंस मतलब कि अपनी मम्मी पर इमोशनल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा आती है। तो इसमें वो डेली जब तक मम्मी से बात नहीं कर लेगी उसका खाना नहीं पचता या उससे काम नहीं होता है या उसके समझ नहीं आता। और यदि डेली बात कर रही हैं तो आप सोचिए क्या बात करेंगी, कितनी बात करेंगी, ऐसी क्या बातें जो करेगी। इसका मतलब डेली में घर की जो छोटी छोटी बातें उसका इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इतना कोई कंटेंट नहीं है जो डेली बात किया जाए। तो ज्यादा बात करने का मतलब है घर की छोटी छोटी बात पर डिस्कस होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इन्वॉल्वमेंट कितना होगा, कितना परेशान करेंगे या कितनी बातें करेगी या कितनी बार आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए जनरली मैं ये कहता हूं पहले से ही बात कर लें कि लड़के वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं कि वो अपने पहले से दुल्हन पक्ष से या लड़की वाले पक्ष से बात कर लें कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे परिवार में संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। आप जरा इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसीलिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वर्किंग लेडी इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वर्किंग लेडी होगी, बिजी रहेगी तो ज्यादा बात नहीं करेगी। और हाउस वाइफ आर डेंजरस इन दिस केस। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है जिनको वो कहीं ना कहीं तो लगाना ही होगा। तो वो कहाँ लगाएगी? फोन पर, मोबाइल पर, टीवी पर, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया, अपने दोस्तों से बात करना या मम्मी से बात करना, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखना, इन सब चीजों में वेस्ट कर रही होंगी। इसलिए हाउस वाइफ से हमेशा वर्किंग लेडी आज के जमाने में 2025 में हम आ रहे हैं, इस समय में ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपको फ्लोर पर जरूर लेके आ रहा है जो आपके लिए क्लैरिटी देगा। तो आपको ये 14 पॉइंट कैसे लगे जरूर बताइएगा। अब इन 14 पॉइंट में बात करने का मतलब राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये सिर्फ ओपिनियन का मैटर है, पर ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। तो डिफरेंट ओपिनियन में सब अपनी ओपिनियन को ये समझते हैं कि मेरी ओपिनियन राइट है, मैं जिस तरह से सोचता हूं द वे आई थिंक इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग। तो ऐसे में यहां पर एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए 14 पॉइंट है। अब इन 14 पॉइंट पे जब आपने देखे कि 8 पॉइंट पर हमें एग्री है या 8 पॉइंट पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 पॉइंट बचे जिसमें हम आपस में बैठकर बात कर लेते हैं कि क्या 3 पॉइंट आप मान लीजिए, 3 पॉइंट हम मान लेते हैं, या कुछ हिस्सा आप मान लेते हैं, कुछ हम मान लेते हैं। इस तरह से जब आपका काम हो जाएगा तो आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या है और मीट होगी। जब इतनी क्लैरिटी होगी, यदि जरा एक बात सोचिए, यदि 14 में से सिर्फ 3 पॉइंट में आपकी बात मानी जा रही है और 11 पॉइंट में आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो इसका मतलब समझ लो ये रेड फ्लैग है। रीजन कि ये क्लियर हो गया 80% कंप्रोमाइज आपको करना है। और यदि उल्टा है 50-50 है तो समझ लो 50-50 करना है। लेकिन जनरली मैं मान के चलता हूं कि 9-10 केसेस में यदि आपका माइंडसेट मिल रहा है
तो इसका मतलब कि कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, तो बाकी चीजें कंप्रोमाइज करके काम आगे बढ़ सकता है। इवन 50-50% केसेस में भी कंप्रोमाइज करके बात आगे चल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है। जब ये सब बात हो गई, उसके बाद भी हम तैयार है कि हमारी सारी बातें सेट हो गई है, तो अब फाइनल बात कर लेते हैं। संबंध होने जा रहा है, रिंग सेरेमनी होने जा रही है, उससे पहले लास्ट पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट द लीस्ट पॉइंट। साहब दोनों परिवार वाले बैठे हैं, तो ऐसे में बात की जाएगी सर शादी का बजट क्या है। जनरली ये बात डायरेक्ट लड़की वाला और लड़के वाला दोनों नहीं कर सकते, तो मीडिएटर जनरली करे तो ज्यादा बढ़िया होगा, और मीडिएटर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कई केसेस में मीडिएटर का काम आपको भी करना पड़े, तो आपको भी क्या बात करनी है और किस तरह से बात करनी है, इस वीडियो से आप लर्न कर सकते हैं। तो मीडिएटर होने के नाते आप पूछ सकते हैं कि देखो जी दोनों परिवार वाले बैठे हैं, तो अब आप ये बताइए कि शादी करने जा रहे हैं, दोनों का बजट क्या है। कुछ लोग कह सकते हैं यार साहब दहेज की बात कर रहे हो। नहीं साहब, दहेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको फाइनल बात यही करनी है कि बजट क्या है। यहां लड़का वाला कहेगा कि मेरा 50 लाख का बजट है, लड़की वाला कहेंगे कि मेरा 50 लाख का बजट है या 30 लाख का बजट है, जो भी बजट है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि भाई हम तो लड़की को एक कपड़े में भेज देना, तो ये भी एक्सट्रीम है जैसा मैंने पहले कहा, और कहता है कि साहब हम तो वहां का पानी नहीं पीते, वो भी एक्सट्रीम है। प्रैक्टिकल बात यह है कि आज के जमाने में पानी भी पिएंगे और एक कपड़े में भी नहीं भेजेंगे, बल्कि लड़की को अपना सामान देके भेजेंगे कि वो अपनी मैरिड लाइफ को ढंग से निकाल सके। और इसी तरह कि लड़के वाले भी अपनी बहू को, होने वाली बहू को कुछ ना कुछ तो देंगे ही, वो देंगे और साथ में अपने रिश्तेदारों की सेवा आवभगत भी करेंगे, और शादी में जो गेस्ट आए उनका भी करेंगे। तो जब आपने ये मान लिया कि दोनों का 50-50 लाख का बजट है, दोनों का 50-50 लाख का बजट है, यहां फाइनल हो गया, तो इसमें हर चीज आ गई कि शादी में लेन देन से लेकर आपके रिश्तेदारों तक आने जाने का। तो अब यहां एक बात की जाएगी कि क्या मिनिमम एक्सपेंसेस लड़के वालों की तरफ से कितना है, जो वो अपने रिश्तेदारों को बुलाने के या उनको लेन देन से रिलेटेड, सीख देने से रिलेटेड करने वाले हैं। तो सपोज वो निकल के आता है 20 लाख। दूसरी तरफ हम लड़की वालों से बात करेंगे कि सर आपके मिनिमम एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो निकल के आता है सपोज 30 लाख। ऐसे में जब लड़की वालों का फाइनल हो गया 30 लाख और लड़के वालों का फाइनल हो गया 20 लाख, यानी कि ये 50 लाख, यानी दोनों का टोटल बजट 1 करोड़ है, उसमें से 50 लाख तो मिनिमम खर्चा है। अब यहाँ ये डिसाइड करना है कि इस 50 लाख को खर्चा किस हेड में कितना होगा। तो इस केस में आज से लेकर, यानी कि जिस दिन संबंध हो रहा है, जिस दिन रोका हो रहा है, उस दिन से लेकर शादी के 1 साल बाद तक कितने इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे वार त्योहार, बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, पेरेंट्स की मैरिज एनिवर्सरी, ये सब जितने भी इवेंट होने वाले हैं, होली, दिवाली, इन सब इवेंट में क्या लेना देना होगा, आप क्या भेजेंगे, ये क्या भेजेंगे, वो क्या होगा, ये सारी बातें पे अभी बात हो जाए कि भाई बर्थडे पर हम 20,000 रुपए का सेट भेजेंगे या 20,000 रुपए का अंगूठी भेजेंगे, या फिर कंवर साहब के बर्थडे पर 50,000 रुपए का डायमंड की अंगूठी भेजेंगे। जो भी है, ये सब चीजें यदि रोड मैप बन जाए तो, क्योंकि आप एक बात मान लीजिएगा, शादी की बड़ी अशांति इस बात पर होती है कि हमें या सासू जी को एक्सपेक्टेशन थी कि उसको सोने की सेट मिलेगी और उसको सिर्फ अंगूठी मिली, या अंगूठी की एक्सपेक्टेशन थी उसको सिर्फ चेन ही मिली। उनको चेन अच्छी दे दी, लेकिन वो कहेंगी सब मुझे तो चेन चाहिए नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी 6 चेन है, अंगूठी एक ही थी, मेरे को तो एक अंगूठी की उम्मीद थी। तो इसमें सारा पहले ही बात कर लो कि आपको अंगूठी चाहिए या चेन चाहिए। और दूसरा, यदि, क्योंकि इस केस में जनरली लड़की वाले कह सकते हैं कि हम कर देंगे, बहुत बढ़िया करेंगे, यहाँ ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट बनने से काम नहीं होगा। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपके हिसाब से आप स्मार्ट कर देंगे, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन तो उतनी थी नहीं, या वो थी नहीं जो आप कर रहे हो। तो ज्यादा बेटर है कि वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आप काम करें। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी यदि किसी के घर जा रही है तो उनका खुश होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि आपको अपने मन की करना। क्योंकि मन की करोगे तो आपके मन की तो हो जाएगी, लेकिन वो खुश नहीं हुए, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि बच्ची को जीवन भर वहां रहना है। तो ऐसे में जो भी इन सब चीजों का बजट हो, वो फाइनल बजट उठाकर लड़की वालों को कह दें कि सर ये आपका 6 लाख का बजट हुआ है, या लड़के वालों को कह दें कि ये 6 लाख का बजट इन सब चीजों में है, इस हेड में हम इतना इतना खर्चा करना चाह रहे हैं, आप अपनी पसंद के कपड़े ले लें या ऑर्नामेंट्स ले लें, हमारा बजट ये है। अब आप 40,000 का कोई बजट दे रहे हैं तो 40,000 की कोई चीज लेंगे, तो ये काम हो गया आपका। इस केस में कभी कभी ये भी हो जाता है कि हमने तो 60,000 की ले ली, सर हमारा बजट 40,000 का है, या आप पहले से लिख के दे दिया है, बाकी यदि ऐसा कुछ होता है तो वो खुद मिलाएंगे, ये आप ध्यान रखें। तो बल्कि बेटर है कि आप ये कह दें कि मेरा इस चीज का बजट इतना है, मेरे को आपको एक सूट देना है, लड़की के पिताजी को एक सूट देना है, या लड़के के पिताजी को एक सूट देना है, तो वो सूट जो देना है उसका बजट 15,000 रुपए है, 15,000 का कपड़ा आपको दे दिया जाएगा। तो आप पसंद कर लो, वो 12 का करो या 18 का करो,
हम तो 15,000 आपको कैश देंगे। इसमें कभी भी ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि आपके सूट का कपड़ा मुझे पसंद नहीं आया या आपकी साड़ी मुझे पसंद नहीं आई। तो ये जो अशांति के जो सबसे बड़ा कारण है, ये पहले लेवल पे खत्म कर दो। और इसी तरह सिर्फ यहां भी नहीं, बल्कि लड़के के केस में जूता छुपाई की रस्म होती है। पहले से फिक्स कर लो कि हम तो 11,000 रुपए देंगे, उसके बाद में काम खत्म। लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए, आजकल कोई लिमिट ही नहीं है। और ये रिवाज मारवाड़ियों में या राजस्थान में होता नहीं था, ये पिक्चरों ने आके कर दिया एक और एक। पहले कम थे क्या रीति रिवाज, जो आज एक और कर दिया। तो इन सब चीजों पे यदि आप बात कर लेंगे, कई बार बात होती है मिलने में हमें पैसा ही नहीं मिला, मिलने में हमें 4 रुपए नहीं मिले। अरे तो आप कौन से 4 रुपए लेना चाह रहे हो? जो 4 रुपए लेना चाह रहे हो आप पहले ही बात कर लो, मुझे सोने की चाहिए, चांदी की चाहिए, नॉर्मल वाली चाहिए, पहले ही डिसाइड कर लो आप क्या देने वाले हो। तो इसीलिए ये सारी चीजों पर बात कर लीजिए। एनिवर्सरी या मैरिज एनिवर्सरी पर क्या देंगे, ये सब बातें यदि पहले से क्लियर हो जाएगी तो आपके कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा, क्लियर होने के बाद भी ये लड़के वाले यदि कुछ देना चाहते हैं लड़की वालों को, तो उन्हीं को कह दें कि ये हमारा बजट है, आप अपनी पसंद का चीज ले आना, बिल हमें भेज देना। और इसी तरह लड़की वाले लड़के वालों को कुछ देना चाहते हैं तो कह दें ये हमारा बजट है और आप अपनी पसंद का ले आना इस बजट में और बिल हमें भेज देना। दैट्स ऑल, काम हो गया। तो इसमें क्या है, कोई अशांति नहीं, कुछ नहीं। और इसी तरह आप यदि अपने रिश्तेदारों को भी कुछ देते हैं सीख में, तो उसमें भी इसी तरह करना चाहिए। तो इस तरह से जो हमने 50-50 लाख रुपए बजट बनाया था लड़की वालों की तरफ से और लड़के वालों की तरफ से, तो लड़की वाले कह रहे हैं कि 30 लाख तो इनके मिनिमम खर्चा है, लड़के वाले कह रहे हैं कि 20 लाख मिनिमम खर्चा है। अब बचा कितना? बचा 20 लाख इधर और 30 लाख इधर, ये 50 लाख बच गए। इस 50 लाख में आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज के जमाने की खोज है या आज के जमाने की जरूरत है। ये दोनों पैसा आपको लड़की और लड़के को बिठाना है सामने और कहना है कि ये 50 लाख रुपए है, तुम बताओ इनको कहां किस तरह से खर्चा करना है या क्या देना है। हमारी तो इच्छा है कि हम तो 3 तो सेट लड़के वाले देंगे, ये कहते हैं कि हम तो 4 सेट देंगे। तो आपकी 3 और 4 सेट ये दोनों देने को तैयार है, लेकिन लड़का और लड़की चाहते हैं मुझे सेट नहीं चाहिए, मुझे तो हैदराबाद में फ्लैट परचेज करना है, तो मुझे तो 20 लाख रुपए वहां चाहिए मुझे तो। अब लड़की कहती है कि साल में सेट, गोल्डन सेट, हीरो का, चांदी का, जो भी सेट पहनना चाहते हैं या डायमंड का सेट पहनना चाह रहे हैं, जो भी सेट पहनना चाह रहे हैं, मुझे तो पहनती नहीं हूँ, फालतू अलमारी में पड़े रहेंगे। लड़का कहेगा मुझे तो कार चाहिए, तो ठीक है तेरा कार कर दिया, सेट वेट नहीं होंगे। तो ये 50 लाख रुपए आप इन दोनों बच्चों को डिसाइड करने दो कि आपको अपना परिवार या एज ए कपल आपको अपना घर चलाना है, आपको क्या क्या चाहिए आप बता दो, हम तो वैसा कर देंगे। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये 50 लाख रुपए उनको मैनेज कर लो। जब वो खुद बैठकर इस चीज को बताएंगे हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो आपको दोनों के मनी माइंडसेट का भी पता लगेगा, जो मैं पहले पॉइंट में बात कर चुका हूं। क्योंकि यदि यहां वो मनी माइंडसेट उनका मिसमैच हो रहा है और वो आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल रेड फ्लैग है कि आखिर आगे कैसे इनकी सहमति बनेगी। और यदि ये सहमति बना लेते हैं तो इसका मतलब आगे भी इनका फाइनेंस इन्हीं को संभालना है, तो ये इनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा कि ये किस तरह से इस काम को करेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके आज के लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है, न कि वो चीज देना जो इनके लॉकर में पड़ी रहे। यदि लॉकर में पड़ी रहेगी लेकिन ये छोटी से पैसे के लिए बैंक से लोन लेंगे, उधार लेंगे या ईएमआई पे लेंगे, उससे बेटर है आज ही दे दें इनको पैसा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आज के जमाने में 80% या 90% बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो 3 से 8 लाख के बीच का जॉब कर रहे हैं। और यदि ये अपने पैसे से चाहेंगे तो ये अपने पैसे से मकान बनाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात और है कि 40 साल की एज तक यदि इनमें से कोई जो योग्य होंगे, अब जो 18-20 लाख का पैकेज ले रहे होंगे, वो 40 साल की एज तक सिर्फ एक मकान बना पाएंगे, साथ में एक कार ले पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आप 30 साल से पहले या शादी के साथ ही इनको ये सब पूरी कर देंगे, तो जरा सोचिए ये आपको कितनी दुआएं देंगे और इनकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। तो यहां इनका पैसा इनको मैनेज करने के लिए देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। लोग कहने वाले कुछ नहीं कहेंगे, न सोचने वाले कुछ सोचेंगे। लोग क्या कहेंगे यदि ये भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उनको सोचने दो। आप वो करो जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इन पॉइंट्स को यूज करते हुए यदि आप किसी का संबंध करा पाए या सिविक के संबंध में मीडिएटर का काम कर सके, एक्सपेक्टेशन मिसमैच को दूर कर सके, तो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें लाइफ से रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।